हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या भाई? आवाज़ प्रॉपर आ रही है क्या? लोग जो है वो बताएं। आ जाओ सभी, तो आ जाओ। आज जो आगे का एक टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग बताओ, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अब भी आवाज़ कम है। हेलो। हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर? तो चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज हम लोग जो है, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो है वो जिला प्रशासन पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जिला प्रशासन का टॉपिक पढ़ेंगे, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हम लोग जो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वैसे देखो, इससे एक क्वेश्चन प्री के अंदर आ जाता है। और इससे जो प्रश्न आते हैं वो बड़े इजी होते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो दिमाग लगा के पढ़ना होता है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपका इजीली जो है वो कवर हो जाएगा। ये टॉपिक आपका इजीली कवर हो जाएगा। एक बार कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मुझे तुम्हारे कमेंट नहीं दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कमेंट नहीं दिख रहे तो। लेकिन क्लास तो तुम्हारी चल ही रही है, कमेंट बाद में देख लेंगे। ठीक है। तो हाँ, एक बार चेक करो भी क्लास प्रॉपर चल रही है, कमेंट सेक्शन शो नहीं हो रहा है। एकदम एकदम सही, हाँ। तो ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, सारी चीज़ एकदम सही है। तो अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपने यहाँ जिला प्रशासन, और जिला प्रशासन का जो टॉपिक है उसके अंदर जनरली हम लोगों को जो है वो ये पढ़ना होता है कि यहाँ पर जो है वो आपके यहाँ पे डीएम के क्या काम है, एसडीएम के क्या काम है, पटवारी के क्या काम है, तहसीलदार के क्या काम है। पटवारी के क्या काम है और
तहसीलदार के क्या काम है, पटवारी के क्या काम है और तहसीलदार के क्या काम है, हमें ये पढ़ना होता है। तो क्लास प्रॉपर चल रही है, अब कमेंट शो भी हो रहे हैं। पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल शाम वाली क्लास आप सबने अटेंड की। तो हम जो राजस्थान पॉलिटी जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर आज हम लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि जनरली इस पर ध्यान नहीं देते, तो हम लोग जो क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, जिला प्रशासन। अब इसमें प्री के क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब प्री में आपके प्रश्न कैसे आएंगे, उनके ऊपर ध्यान देना है। मेंस में ये टॉपिक जाके किसका पार्ट बन जाता है, मेंस में ये टॉपिक जाके दोस्तों जो है वो याद रखे कि जो है वो आपका ये टॉपिक मेंस में जाके जो है वो बन जाता है आपका जो है वो लोक प्रशासन का टॉपिक बन जाता है। किसका टॉपिक बन जाता है, लोक प्रशासन का टॉपिक बन जाता है। मेंस में पॉलिटी एंड पबेड दोनों साथ ही चलते हैं, मेंस में पॉलिटी और पबेड दोनों साथ ही चलते हैं। हाँ ठीक है, तो अब जो है वो करें स्टार्ट जिला प्रशासन के बारे में। 2-1 घंटे का टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे जो है वो आते नहीं है। एक प्रश्न आने की संभावना आपके जो है वो एग्जाम में इसकी रहती है, तो एक प्रश्न के लिए हम 2 घंटे देंगे। उसके बाद में कल हम लोग जो है वो राज्य प्रशासन पढ़ेंगे। बताओ कल राज्य प्रशासन भी पढ़ लेंगे, साथ के साथ ही काम हो जाए। मुख्य सचिव और अपने यहाँ हायरार्की, मुख्य सचिव से संबंधित एक प्रश्न मुख्य सचिव का आता ही है, एक प्रश्न जो है वो मुख्य सचिव का जनरली आता ही है। तो बताओ कल पढ़ लेंगे। और फिर मेरा तो मन ये कह रहा है कि परसों तुम लोग जो है ना पंचायती राज और नगर निकाय और पढ़ लो, पंचायती राज और नगर निकाय और पढ़ लो, फिर अपन सीएम साहब को पढ़ लेंगे। पंचायती राज और नगर निकाय और पढ़ लो। पॉलिटी में उन चीज़ों पे पहले ध्यान दो जिन पे जनरली कोई ध्यान नहीं देता। कल तो टेस्ट है तो कोई बात नहीं, टेस्ट के बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा क्या 3 घंटा टेस्ट देंगे फिर 8 घंटे रेस्ट करोगे क्या? शाम को यूट्यूब पे आ जाना सारे के सारे, टेस्ट का डिस्कशन करेंगे और दिन में जो है वो राज्य प्रशासन पढ़ेंगे, ठीक है। और आज दोस्तों आपके यहाँ पे 2 बजे जो क्लास होगी उसमें हम जो उद्योग का टॉपिक पढ़ेंगे। आज पेपर 2 से 5 संदीप सर नहीं है ना, तो मेरी क्लास लंबी होगी, तो आज उद्योग का टॉपिक पढ़ेंगे। तो सब आ जाना भाई, उद्योग की पीडीएफ आपको अभी शेयर हो जाएगी। इको सर्वे से कुछ अलग पढ़ेंगे। हाँ वाह सुशील, कोई बात नहीं, थारी मर्जी है, क्या पढ़े भाई, क्यों दुख पावे। तो दोस्तों बात कर सुशील का ही गुरजी थे 2 घंटा मुँह 1 घंटा बात करो। मेरे को तो बेलो को नहीं कि मैं टाइम बात करूं, तू कोई धिंगाना आ गयो जबरदस्ती आ गयो तो क्या न भाई, क्यों दुख पाए उठा के। हाँ कोई मतलब जब पीड़ा चावल तो दिया को नहीं। हाँ तो देख के आना चाहिए था ना। तो प्रॉपर मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं गला खराब करूं, बात करूं, ना ही मेरे पास कोई इकोनॉमिक्स पॉलिटी के अंदर ज़्यादा बात है। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप जो आरएस के लेवल से नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आपकी गलती है ना। सुबह पहले बिना मतलब माहौल ख़राब करने की जरूरत को नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे जिला प्रशासन। दोस्तों किसके बारे में बात करें, जिला प्रशासन। अब जिला प्रशासन में आप लोगों को जो है वो क्या पढ़ना चाहिए, पहले तो आप लोगों को ये पता चाहिए कि जिला प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। यहाँ से जनरली प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं। जिला प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कि पहले इन्हें क्या कहते थे, मौर्य काल में क्या हुआ करता था, गुप्त काल में क्या हुआ करता था, मुगल काल में क्या हुआ करता था, ब्रिटिश काल में क्या हुआ करता था, बेसिक। उसके बाद में दोस्तों जिला प्रशासन के दोस्तों आपके तत्व क्या हैं और उसके अनुसार साथ साथ जो है वो जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण काम क्या, जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण काम क्या। फिर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आपका जिला कलेक्टर का। क्या आता है दोस्तों आपके यहाँ पे, जिला कलेक्टर का, जिसमें आप डीएम पढ़ेंगे और डीएम से जो है वो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े से लेवल के प्रश्न बनते हैं। फिर बाद में बेसिक से टॉपिक आता है आपका एक एसडीएम का, वो आपको आना चाहिए। फिर एक तहसीलदार का, वो आपको आना चाहिए। फिर एक पटवारी का, वो आपको आना चाहिए। और फिर दोस्तों एक टॉपिक एक्स्ट्रा निकलता है आपके यहाँ पे एसपी साहब का। और फिर जिला प्रशासन के ऊपर एक इकाई और होती है, वो आपका संभागीय आयुक्त। यह आपका पूरा टॉपिक है, यह आपका पूरा टॉपिक है, यह आपका जो है वो क्या है, पूरा टॉपिक है, यह आपका पूरा टॉपिक है, ठीक है। अब आगे चलें उससे पहले आप लोगों को बेसिक ये पता होना चाहिए कि इसमें से प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं।
इसमें से प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जिले को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? जिले को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? जो जिला जो है उसे मौर्य काल में क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जिले को क्या कहा जाता था? याद रखिए, मौर्य काल में जो जिला शब्द जो है, हाँ, वो दोस्तों इसे जिले जैसी इकाई हुआ करती थी, आहारा। क्या हुआ करती थी? आहारा। और इसका जो प्रमुख होता था, जिले का जो प्रमुख होता था, मतलब आप मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपके जिला कलेक्टर साहब हैं, उनकी तरह जो पद हुआ था वो होता था दोस्तों आपका स्थानिक। एक सिंपल पहला बेसिक प्रश्न, सिंपल और पहला प्रश्न, पहला बेसिक प्रश्न क्या है? हाँ, जिन स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन नहीं आते हैं वो अपनी आईडी लॉग आउट करके वापस लॉगिन कर लें, ऐप पर अपडेट चला गया है। तो मौर्य काल में जिले को आहारा कहा जाता था और प्रमुख को स्थानिक कहा जाता था। याद रह जाएगा, कहा जाता था, हाँ, जिले को आहारा कहा जाता था और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो प्रमुख को स्थानिक कहा जाता था। एक प्रश्न तो यहां से आता है। फिर सर गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो दोस्तों गुप्त काल में जब आप लोग पढ़ें तो गुप्त काल के अंदर जो है वो आपके जिले को विषय कहा जाता था। जिले को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। और दोस्तों जो है वो जिला कलेक्टर को क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता था। हाँ, प्रमुख मतलब उस समय कलेक्टर जैसा आपका पद वहाँ कौन सा था, उस समय कोई स्थानीय स्वशासन जमत निकाल लेना। बेसिक हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो मौर्य काल में जिले जैसी इकाई हुआ करती थी, जैसे आज हमारा डिस्ट्रिक्ट है वैसे उस समय आहारा हुआ करता था, ठीक है। और मौर्य काल में जैसे आज हमारे यहाँ जिला कलेक्टर है तो उस समय वहाँ जो पद पर जो अधिकारी होता था उसे स्थानिक बोलते थे। गुप्त काल में जिले जैसी इकाई को हम विषय कहते थे और विषय का जो हेड हुआ करता था वो विषयपति कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? विषयपति कहलाता था। और दोस्तों याद रखें कि आपके यहाँ पे मुगल काल के अंदर जब आप लोग देखेंगे तो मुगल काल के अंदर जो जिले जैसी इकाई होती थी उसे हम लोग क्या कहते थे? सरकार। उस इकाई को क्या कहते थे दोस्तों? में सरकार। याद रखें, क्या बोलते थे? सरकार। और इसका जो अधिकारी होता था उस अधिकारी को हम क्या बोलते थे? आमिल। अब मुगल काल में जब पढ़ेंगे तो डिस्ट्रिक्ट को तो हम क्या बोलते थे? सरकार। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम क्या बोलते थे? आमिल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम क्या बोलते थे? आमिल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम क्या बोलते थे? आमिल। हाँ, और ये मैं तुम लोगों को जो है वो याद करवा के लाया हूँ। जब हमने स्टेट पॉलिटी में गवर्नर पढ़ा तो आपको पता होगा 233 के अंदर जो है वो पहली बार आपने उल्लेख देखा होगा, हाँ, जिले का। तो वहाँ जिला कोर्ट से संबंधित उल्लेख है। लेकिन ये आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जो है ना, बेसिक आपको ये तीन चीज़ें एनसीईआरटी आपकी कहती है कि आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए। कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो है वो जिले को मौर्य काल में क्या कहते हैं, और दोस्तों जिले को गुप्त काल में क्या कहते हैं, और मुगल काल में क्या कहते हैं। ठीक है। अब ये इतना बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर जो है वो मौर्य काल में जो है वो एक सिंपल सा हमें पता चल गया है कि आहारा कहते थे। और दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो इसके हेड को स्थानिक कहते थे, स्थानिक कहते थे। गुप्त काल में हमें पता चल गया कि जिले को विषय कहते थे और दोस्तों विषय के हेड को आपके जो है वो कलेक्टर को उस समय विषयपति कहा जाता था। मुगल काल के अंदर इस संरचना को जो है वो दोस्तों आपके यहाँ सरकार कहते थे और सरकार के जो है वो दोस्तों आपके जो है वो हेड को आमिल कहा जाता था। और ब्रिटिश काल के अंदर जो है वो इसे क्या कहा गया? डिस्ट्रिक्ट कहा गया ब्रिटिश काल में। और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जो था उसके हेड को जो है वो दोस्तों कलेक्टर कहा करते थे, क्योंकि ब्रिटिश काल में कलेक्टर का काम रेवेन्यू कलेक्ट करना था, राजस्व कलेक्ट करना था। क्या करना था? रेवेन्यू कलेक्ट करना था। क्या था दोस्तों? रेवेन्यू कलेक्ट करना था। याद रखें, ये किस किस को याद रह जाएगा? पक्की बात? हाँ, दिख रहा है तुम्हें एकदम साफ? सबको याद रह जाएगा? बहुत भारी टॉपिक नहीं है। इंग्लिश में भी आप इसे आहारा लिखेंगे, स्थानिक लिखेंगे, आप विषय लिखेंगे, विषयपति लिखेंगे, सरकार लिखेंगे
और आमिल लिखेंगे, AAMIL। हाँ, जिले को फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट और कलेक्टर लिख सकते हैं। हाँ गैदर जी सुन, हाँ सारे कमेंट शो हो रहे हैं, पर अभी कमेंट का समय नहीं है, हमें जो है वो ये टॉपिक कंप्लीट कर रहा है। वैसे तुम्हारी खूब क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट देना भी सबको 15 तारीख वाला। कौन कौन देने के लिए तैयार है? अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा, कल रात आपका राजस्थान करंट पूरा हो गया, इको सर्वे आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, चैप्टर 4 हम लोग कवर कर ही लेंगे, तो फिर बाद में टेंशन कहाँ है? टेस्ट देने के लिए तैयार हो, रेडी हो सब? देखते हैं, टेस्ट अच्छा बना आपका? इतना अच्छा बना कि एक बार मैंने बनाया जो है वो टेस्ट भंग कर दिया, फिर तुम्हारे लिए दोबारा से जो है नया टेस्ट बनाया गया है। तो थोड़ा अच्छे से देना, क्योंकि टेस्ट इस बार जो है वो मैंने बनाया टेस्ट जो है वो भंग करके, फिर मैं कहा नहीं ये पर्सन दो इनको, जो ये तो पक्के ही याद होंगे, कंफ्यूज करने के लिए नहीं। हाँ, अब बात करते हैं जिला प्रशासन के तत्व। अगर आपसे कोई पूछ ले जिला प्रशासन के तत्व क्या हैं, क्या एलिमेंट्स हैं जिला प्रशासन, जिला प्रशासन के मुख्य तत्व क्या हैं, याद रखें दोस्तों। जिला प्रशासन के आप अगर मुख्य तत्व देखें तो जिला प्रशासन जो है वो दोस्तों एक कड़ी है, किसके बीच में? जनता और राज्य प्रशासन के बीच में। जो आपका स्थानीय क्षेत्र है और स्थानीय क्षेत्र के जो लोग जो हैं वो डायरेक्ट सरकार के पास नहीं जा सकते। किसके पास नहीं जा सकते? डायरेक्ट सरकार के पास, मतलब राज्य के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, उनके लिए ये बीच में एक कड़ी है, एक जो है उनको जोड़ने वाली कड़ी है। अपा वैसे जिला कलेक्टर के पास भी जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए एसडीएम और पद भी बनाए हुए हैं, लेकिन जिला हमारे लिए जो है वो एक कड़ी के रूप में काम करता है। और ये कड़ी के रूप में कैसे काम करता है? राज्य की योजनाओं को स्थानीय क्षेत्र में लागू करता है, स्थानीय क्षेत्र की समस्याओं को राज्य तक पहुंचाता है, चाहे ज्ञापन की बात हो, चाहे योजनाओं के क्रियान्वयन की बात हो। ये क्या है दोस्तों? आपकी एक कड़ी है। क्या याद रखना है दोस्तों, जो है वो ये कड़ी है। इसके माध्यम से बहुत सारे काम होते हैं। आप देखते हो जिला प्रशासन वालों के मुख्य क्या काम है? एक तो राजस्व संबंधित कार्य करते हैं ना दोस्तों, हाँ। एक कानून व्यवस्था संबंधी कार्य, एक दोस्तों आपका क्या? कानून व्यवस्था संबंधी कार्य, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जिला प्रशासन का ही काम होता है कि कोई दंगा वंगा नहीं हो जाए, कोई लड़ाई नहीं हो जाए, ये सारा काम जो है वही संभालते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, बढ़िया विकास चलता रहे, राजस्व संबंधी काम यही संभालते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो विकासात्मक कार्य, विकास कार्य भी सारे कौन संभालता है? चाहे केंद्र की योजना हो, चाहे राज्य की योजना हो, लागू करने का काम बेसिक रूप से दोस्तों जो है वो किसका होता है? जिला प्रशासन का ही होता है। लागू करने का काम जो है वो बेसिक रूप से किसका होता है? जिला कलेक्टर का ही होता है। ये 3 बेसिक काम होते हैं दोस्तों, याद रखें। जिला प्रशासन, स्थानीय क्षेत्र और जो है वो इनके बीच एक कड़ी है, इनके बीच एक कड़ी है। और उसके साथ साथ ये राजस्व कार्य, कानून व्यवस्था कार्य और विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्यों में सारे आ जाते हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन करना हो, और विभिन्न अधिकारी जैसे बिजली विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन करना हो, चिकित्सा विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन करना हो, आपके जो है उसके अलावा शिक्षा विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन करना हो, सारे काम ये संभालते हैं। तो 2 आपको मुख्य तत्व याद हुए। यहां से प्रश्न आ सकता है मुख्य तत्व से। एक, जिला प्रशासन संभाग की एक इकाई है। किसकी एक इकाई है? हमारे यहाँ संभागीय व्यवस्था है, संभाग की एक इकाई। बताओ कितने संभाग है आपके यहाँ, और नवीनतम 3 संभाग जो हैं उनके नाम बताएं। तो जिला प्रशासन संभाग की एक इकाई है। जिला प्रशासन संभाग की एक जो है वो क्या है दोस्तों? आपके यहाँ इकाई है। जिला प्रशासन संभाग की एक इकाई है। 10 संभाग है, नए संभाग के नाम बताओ। जिला प्रशासन संभाग की एक इकाई है। और उसके बाद में अगली चीज जो है वो आप लोगों को, वाह सिकर पाली बांस बड़ा याद है तुम लोगों को, गजब। अब दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं जिला प्रशासन जो है उसके अंदर आपको याद रखना चाहिए कि जिला प्रशासन का क्षेत्रफल लगभग मिनिमम 4000 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। 10 लाख जो है वो दोस्तों इसकी कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए। और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो याद रखें, आपके यहाँ पर जो है वो इसका हेड जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ये भी इसके मुख्य तत्व। 4 बेसिक एलिमेंट्स है जिला प्रशासन के। एनसीईआरटी क्या कहती है? औसत क्षेत्रफल 4000 किलोमीटर स्क्वायर होने चाहिए, मिनिमम 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, और इसका हेड जिला कलेक्टर होता है। इनका हेड जो है वो जिला कलेक्टर होता है। हेड कौन होता है दोस्तों?
हाँ, जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर। 4 मुख्य तत्व है जिला प्रशासन के। अब हम जिला कलेक्टर को पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है किसको पढ़ेंगे? जिला कलेक्टर को पढ़ेंगे। बताओ। हाँ, बताओ। 4 बेसिक एलिमेंट किस किस को समझ में आए? ये एनसीईआरटी की डिट्टो लाइंस है, यहां से प्रॉपर प्रश्न आ सकता है। राजस्थान बोर्ड वाली किताबों में लिखा हुआ है, तभी यहां से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। कि आहारा का हेड स्थानिक, विषय का हेड है विषयपति, ठीक है, सरकार का हेड आमिल है, और दोस्तों जो है वो जिले का हेड कलेक्टर। अगर आपसे आरएस के अंदर, यहाँ परी के अंदर, पटवार वीडियो और एग्जाम में तो पूछे तो अगला पूछेगा, लेकिन अगर जिला प्रशासन के मुख्य 4 तत्व पूछ लिए जाएं, मुख्य 4 तत्व पूछ लिए जाएं, तो उस कंडीशन के अंदर गलत मत करना। आपको जो ये 4 चीज लिख के आनी है, 2 नंबर में प्रश्न लिख पूछ सकता है। भाई दोनों के बीच कड़ी है, संभाग की इकाई है, राजस्व, कानून व्यवस्था एवं विकासात्मक कार्य संभालता है। 4000 किलोमीटर स्क्वायर न्यूनतम क्षेत्रफल, 10 लाख मिनिमम जनसंख्या, और अधिकारी कलेक्टर होता है। ठीक है, और चले आगे की बात। अब पढ़े जिला कलेक्टर को। जिला कलेक्टर से संबंधित जब आप बात करेंगे दोस्तों जो है, हाँ वो बाद में अलग पढ़ेंगे अंकित, वो जो है वो आपके जो है वो इंडियन पॉलिटी में यूनियन टेरिटरी का टॉपिक पढ़ेंगे, पहले इधर ध्यान दो। अब जिला कलेक्टर से संबंधित जब आप अब पढ़ना चाह रहे हो, कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं? जिला कलेक्टर। जब आप जिला कलेक्टर जो टॉपिक पढ़ते हैं ना, इसमें आप लोगों के लिए 2 चैलेंज है, पहले ही बता देता हूं ताकि तुम थोड़ा सा फोकस कर लो। 2 चैलेंज है आप लोगों के लिए, और वो 2 चैलेंज क्या है? जब आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, जब दोस्तों आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, और जब ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो उसमें कोई भी एक कार्य दिया हुआ होता है, और फिर ये पूछते हैं कि ये राजस्व कार्य है, या जो है वो दोस्तों जो है वो उनका जो है वो दांडिक कार्य है, उनका जो है वो दांडिक कार्य है, या विकासात्मक कार्य है, या उनका ये प्रशासक के रूप में काम है, या फिर उनका जो है ये आपदा प्रबंधन में काम है। क्या काम है? ये काम कौन सा है? एक तो जो है वो दंडाधिकारी के रूप में काम होता है उनका, मतलब एक तो जो है वो दोस्तों जो है वो आप वो जो है जज के रूप में जब काम करते हैं, उसके रूप में जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर के काम होते हैं। कुछ काम जो है वो राजस्व के लिए। हाँ राकेश, जरूर। ये हर एग्जाम में, मतलब आप ये एक ऐसा, हाँ इन्हीं में वो आपको कंफ्यूज करेगा। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम जब ये टॉपिक पढ़ते हैं ना तो ध्यान नहीं देते हैं, मतलब कोई भी आदमी की इच्छा नहीं होती कि सर इन टॉपिकों को भी ध्यान से पढ़ा जाएगा, बस धड़ाधड़ चेपो धड़ाधड़ चेपो धड़ाधड़ चेपो, और उस चक्कर के अंदर आदमी क्या करता है, सारे काम को मिक्स कर देता है, और सारे काम को मिक्स कर देता है तो फिर बाद में लास्ट में जाके वहां जाके ये नहीं पता चलता। हाँ, अगर वो आप लोगों को मेंस में पूछेगा तो लिखेगा राजस्व के 5 काम लिखो दंडाधिकारी के रूप में, क्योंकि कानून व्यवस्था का हेड वही है। तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर जो है वो उनका जो है वो दोस्तों आपके काम कौन से हैं, विकासात्मक काम कौन से हैं, प्रशासक के रूप में काम कौन से हैं, और अन्य काम कौन से हैं। तो जिला कलेक्टर पढ़ो तो सबसे पहले दिमाग में क्या फोकस रखना है, सबसे पहले दिमाग में क्या पर्सन आपको जो है वो फोकस रखना है कि जो है वो जिला प्रशासन में हमें काम याद तो होने चाहिए, लेकिन काम ऐसे जो है वो धूल में लट मारने वाला सा काम नहीं, प्रॉपर याद होने चाहिए कि ये कलेक्टर के जो है वो रेवेन्यू फंक्शंस हैं, ये उसके लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित फंक्शंस हैं, ये उसके विकासात्मक फंक्शंस हैं, ये उसके एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस हैं। उसके अलावा वो प्रोटोकॉल का काम भी करता है, जहाँ के राज्यपाल, सीएम साहब, कोई और आ जाए। जैसे पिछली बार एक बेसिक प्रश्न पूछा था, ये तहसीलदार को अपॉइंट कौन करता है? राजस्व मंडल करता है। एसडीएम को डीओपी करती है भाई आपका। ठीक है, तो ये आपसे बेसिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ, तो याद रह जाएगा तुम्हें जिला कलेक्टर की बात। तो जिला कलेक्टर के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि इन्हें मौर्य काल में क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इन्हें मौर्य काल के अंदर याद रखें, इन्हें मौर्य काल में तो गुरुजी आपने भी याद करवाया था कि इन्हें स्थानिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्थानिक कहा जाता था। गुप्त काल के अंदर जो है वो दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता था, याद रख लेना, आपके यहाँ पे जो है वो विषयपति कहा जाता था। कहाँ गुरुजी? याद है।
और आपके यहाँ पर जो है वो मुगल काल में दोस्तों जो है इन्हें क्या कहा जाता था, आमिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आमिल कहा जाता था। और ब्रिटिश काल में दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता था, तो ब्रिटिश काल के अंदर दोस्तों इन्हें कलेक्टर कहा जाता था, क्योंकि ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। उस समय उनके पास केवल राजस्व के काम थे, केवल उस समय राजस्व के काम थे। और सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग ने, सबसे पहले कलकत्ता में किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले दोस्तों आपके कलकत्ता के अंदर जो है वो पहला कलेक्टर किसे बनाया था, 1772 के अंदर। बताओ पहला कलेक्टर किसको बनाया गया था, अगर याद आ रहा हो तो, रॉल्फ शेल्डन। कौन थे पहले कलेक्टर, रॉल्फ शेल्डन। रॉल्फ शेल्डन जो है वो दोस्तों आपके जो है वो पहले कलेक्टर थे। रॉल्फ शेल्डन जो है वो फर्स्ट कलेक्टर थे। रॉल्फ शेल्डन जो है वो फर्स्ट कलेक्टर थे, याद रखें। हाँ, रॉल्फ शेल्डन जो है वो दोस्तों आपके फर्स्ट कलेक्टर थे। ये टॉपिक ऐसा तन्मयता से पढ़ोगे कंप्लीट भी हो जाएगा 2 घंटे में। बस आपको जो वो इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है। रॉल्फ शेल्डन जो है होता है। अब जिला प्रशासन का ये सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, जिला प्रशासन के ये सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इनकी जो है वो दोस्तों जो है वो भर्ती कैसे होती है। तो एक तो दोस्तों जो यूपीएससी जो आपकी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देता है, जिसमें ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जो हैं उनमें जो आईएएस जो है बनते हैं आपके यहाँ, क्या बनते हैं, आईएएस जो होते हैं वो आपके सीधे के सीधे डायरेक्ट क्या लगते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगते हैं। क्या लगते हैं वो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगते हैं। एक तो आप लोगों को पता ही चल गया। हाँ, उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो आपके जो आरएस होते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से जो लोग होते हैं, वो भी पदोन्नति के बाद एक समय के बाद में क्या बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। तो देखो भाई, तुम लोग तैयारी कर रहे हो, अगर तुम एसडीएम लग जाओ तो डीएम तक पहुंच सकते हो। एसडीएम लग जाओ उस टाइम से रे तो डीएम तक जो है वो दोस्तों जो है वो पहुंच सकते हो। कितनी इंपॉर्टेंट बात है आपके सामने भाई। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जो है या पढ़ाई के मामले में ये मोक्ष है, इससे आगे कुछ नहीं है। टाइम जरूर लगता है कि पहले आप एसडीएम रहते हैं 8-9 साल, फिर दोस्तों आप जो है 10-1 साल एडीएम रहते हैं। एडीएम जो रहने के बाद में दोस्तों आप जो है वो डीएम पहुंचते हैं। टाइम जरूर लगता है, पहले तो बना ही नहीं करते थे, पहले तो दोस्तों जो है वो ये ऑप्शन ही नहीं था। पर अब जो है वो दोस्तों जो है वो नंबर आने लग गया है कि आरएस सीनियरिटी के अंदर जो है वो आते आते पहले एसडीएम, फिर दोस्तों एडीएम, एडीएम के बाद में वो कहाँ तक पहुँचते हैं, कलेक्टर तक पहुँचते हैं। और कितनी बढ़िया, कितनी एज में सर, तो तुम ये सोच क्यों रहे हो, कलेक्टर ही लगो ना सीधा। हाँ सर, कितनी एज में, क्या मामला है, लगभग लग जाते हैं 24-25 साल है। लेकिन जब आप मतलब रिटायर होते हैं तब आप जो है वो अपने घर के आगे लिखा सकते हैं जिला कलेक्टर। क्या लिखवा सकते हैं अपने घर के आगे, जिला कलेक्टर लिखवा सकते हैं। तो आप जो है वो एक ये अपने आप में बहुत बड़ी फीलिंग है भाई। तो अगर सही टाइम से एसडीएम लागेड हुआ है तो दोस्तों जो है वो एक अलग ही मजा आता है। एक उम्मीद रहती है कि चलो यूपीएससी नहीं हुआ तो कम से कम जो है वो यहाँ पर, वैसे तो अगर मेहनत करो तो आईएएस भी लग सकते हो भाई। सर आप बैच लेकर आओ आईएएस का, पहले हम आरएस वालों को संभाल लें, फिर अगले साल देखेंगे हम तो। ठीक है, हर जगह अलग अलग नाम होते हैं नेमीचंद जी। हम राजस्थान की जो व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। अब एक प्रश्न दोस्तों जो है, हाँ लिखना नहीं है आपको, पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के जस्ट बाद में पूरी जिला प्रशासन की। अब आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, हाँ, और वो क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में आरएस को आईएएस में पदोन्नति पहली बार कब दी गई, ये भी प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान को आरएस जो है उनको आईएएस में पहला प्रमोशन कब हुआ था, पहला प्रमोशन कब हुआ था, पहले तो हुआ ही नहीं करता था, पहले तो हुआ ही नहीं करता था। पहला प्रमोशन कब हुआ था आरएस का जो है वो आईएएस में, पहला प्रमोशन जो है वो दोस्तों कब हुआ था, ये प्रश्न भी जो है वो जनरली पूछा जाता है, ये प्रश्न भी जनरली पूछा जाता है। तो 2009 में, 2009 के अंदर दोस्तों जो है वो पहला प्रमोशन होता है। अब कार्यों पे चले, हाँ अभी आया था ये प्रश्न आया था
पहले 2009 के अंदर जो है वो पदोन्नति दी गई थी। इसको जो है ढंग से याद कर लेना। हाँ, इसको जो है वो ढंग से याद कर लेना। याद कर लोगे? पक्की बात है? श्योर? हाँ, अब आपको और रूल्स में नहीं जाना, क्या होता है, क्या मामला है, कुछ नहीं। बेसिक जिला प्रशासन पढ़ना है और आप लोगों को जो है वो इतना याद होना है। साथ में पूरा बैच ही होता है, कोई पहले आदमी का याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले आदमी का याद करने की जरूरत नहीं। जो आरएस थे उनमें से 10-15 साथ में बेच के ही जाते हैं सबके सब। 2021 में क्वेश्चन आया था। तो अब बताओ, मैं काम याद करवा दूं और फोकस मेन जो है वो काम पे करना है। फोकस मेन जो है वो काम पे करना है, क्योंकि जिला कलेक्टर के टॉपिक में आपको ध्यान देना है ज़्यादा। एसडीएम तहसीलदार ये तो मिनट में पढ़ लेंगे अपन, क्योंकि एसडीएम तो वही काम करता है जो जिले में कलेक्टर करता है, अखंड में एसडीएम करता है। हाँ, एसडीएम तो जो है वो कलेक्टर तथा तहसीलदार के बीच के अंदर जो है वो एक कड़ी होती है। कलेक्टर तथा तहसीलदार के बीच में जो है वो एक कड़ी होती है। और जो लोग एसडीएम नहीं बन पाते, फिर बाद में जैसे ही जो लोग तहसीलदार बन, जनरली पता है आपको तहसीलदार क्यों बनते हैं राजस्थान में लोग? राजस्थान में लोग जो है वो 3 नंबर पे तहसीलदार क्यों भरते हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान, उसके साथ साथ और बहुत सारे कारण हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक कारण जो है वो हर स्टूडेंट के लिए जो है ना वो दिमाग में यही रहता है कि वो आरएस की तैयारी कर रहा है तो उसे एसडीएम बनना है। उसके दिमाग में क्या रहता है कि उसे एसडीएम बनना है, आज नहीं तो कभी बनूं। भर्तियों में लग जाते हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल। तो उसको ये लगता है कि वो जो है वो एसडीएम बने। तो इसलिए वो दोस्तों जो है वो तहसीलदार को 2 या 3 नंबर पे रखने लग गए हैं आजकल। सबसे ज्यादा किसको? तहसीलदार को 2 या 3 नंबर पे रखने लग गए हैं, ताकि जो है वो आगे अगला एसडीएम बन जाए। एसडीएम बनने के बाद में जो अगला जो एडीएम तक पहुंच जाए। जनरली जो है वो एडीएम तक पहुंच जाते हैं। कहाँ तक? एडीएम तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हाँ, एक तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा है, गांव गांव तक इस पद को जानते हैं, इसलिए तहसीलदार भरते हैं। दूसरी चीज अगर आप लोग याद देखेंगे, लेकिन अब नंबर कम आए तब तहसीलदार बने हो, नंबर ज्यादा आए तो आदमी एसडीएम ही बन जाए, ये भी जायज बात है। तो फिर बाद में जैसे ही हम लोग तहसीलदार के अंदर जब ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो आपको संतुष्टि देने के लिए, जैसे ही आप ट्रेनिंग में जाएंगे ना, तो दोस्तों जो है वो आपको संतुष्टि देने के लिए कोटेशन पढ़ाया जाता है। एक कोटेशन पढ़ाया जाता है। और जाते कोटेशन क्या पढ़ाया जाता है? आपके ग्रुप में सबसे पहले एक ही कोटेशन आता है संतुष्टि के लिए, कि एसडीएम के मूलतः कोई काम नहीं है, वो तहसीलदार है और कलेक्टर के बीच में डाकिए की भूमिका निभाता है। ठीक है? तो उस दिन बाद में आदमी ऐसे, ठीक अब नहीं बने तो कोई बात नहीं है, ठीक है नहीं बने तो कोई बात नहीं है, देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन जो है वो एक ही जो है वो स्टेटमेंट, हमारी ट्रेनिंग का पहला दिन था, ग्रुप में केवल एक ही जो है वो लिखी हुई एक ही बात आती है, कोटेशन आता है, ये बुक का कोटेशन होता है। उसमें लिखा होता है कि एसडीएम के प्रत्यक्ष रूप से कोई ज़्यादा काम नहीं है, वो तहसीलदार और जिला कलेक्टर के बीच में डाकिए की भूमिका निभाता है। वो तहसील प्रशासन की बातें जिले तक और जिले की बातें जो है वो तहसील तक, बस ठीक है। उसके बाद में जो थोड़े बहुत पढ़ने की इच्छा भी रखते हैं ना, वो भी नहीं पढ़ते हैं। क्या बिना मतलब जो है वो डाकिया बनना, ऐसी बात नहीं है भाई। एसडीएम के पद की अपनी एक गरिमा, पढ़का पड़ा है भाई साहब ये तो कहने की बात है, ये तो तुम्हें जो मजाक लग रहा होगा। हाँ, ये भी याद रख लेना। हाँ, जनरली आरएस, आरपीएस और आरटीएस 3 प्रॉपर आपकी जो है वो क्या होती हैं, प्रेफरेंस होती हैं। लड़कियां जो है वो अकाउंट सर्विस, राजस्थान अकाउंट सर्विस को भी प्रेफरेंस में 2 नंबर या 3 नंबर पर रखते हैं। और अगर फिर आपको संतुष्टि नहीं आए, फिर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं आए, तो पिछले 6 महीने पहले ही, हाल ही के अंदर है, 3 आरपीएस जो है वो दोस्तों अपना कैडर छोड़ के वापस से आरटीएस में आ गए हैं तो फिर बाद में अब और तो मजा आता ही नहीं आता। इतने दिन तो जो और फीलिंग तो होती थी, लेकिन 3 आरपीएस जो पहले तहसीलदार थे, फिर क्या बन गए दोस्तों, जो आरपीएस बन गए। आरपीएस बन गए, ट्रेनिंग की तो लीन रहता, आप वापस अपनी सर्विस में आ सकते हो, वापस अपनी सर्विस में आ सकते हो। तो इन्होंने क्या आरपीएस छोड़ दिया यार भाई साहब, ये जो है वो आरटीएस में आ गए, ये क्या आ गए, वापस तहसीलदार में आ गए। अब जैसे ये तहसीलदार में है, तो डिप्टी का जो पूरा कैडर है ना, वो कहते हैं बिना मतलब इन लोगों ने नाम खराब कर दिया। और हम कहते हैं कि इन्होंने नाम रोशन कर दिया। हम क्या कहते हैं दोस्तों, जो है वो इन्होंने नाम रोशन कर दिया। हमारे तहसीलदार पद की इतनी गरिमा बनाई कि डिप्टी का पद छोड़कर वापस कहाँ पर आ गए, ये 3 लोग आए अभी जो 6 महीने पहले ही जो है वो ट्रेनिंग पूरी कर करके लास्ट में पता चल गया कुछ नहीं है। हाँ, सब कुछ जो है वो क्या है, आरटीएस में। तो फिर बाद में जो है वो ये आपके जो वापस तहसीलदार के पद पे आ गए।
तो अब ये जनरली कब हुआ, पिछले वैकेंसी की जो है वो ऑलमोस्ट जब फील्ड पोस्टिंग दी गई है ना, तब की ये बात है। तो सारी जगह यही चर्चा, कहीं पे भी बैठ जाए वो यही चर्चा, ठीक है। तो ये तो आप RSR में पढ़ेंगे कि आप अपनी सर्विस में 2 साल तक जो है वो वापस भी आ सकते हैं। अगर आप अपनी सर्विस में लीन जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, पदाधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो वापस भी आ सकते हैं। तो अब जिला कलेक्टर के जो है तो यह आपके ऊपर सेट बैठता है कि आपको डिप्टी बनना है, SDM बनना है, तहसीलदार बनना है, BDO बनना है। पहले आप लोगों को जो है वो सबसे पहले एक स्टूडेंट बनना है, पहले प्री क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, फिर आगे की बात आगे देखेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आपके यहाँ पर है, हाँ उसके बाद में बात करते हैं आपके यहाँ किसके बारे में बात करें, आप लोगों को पता होना चाहिए जिला कलेक्टर। अब जिला कलेक्टर के जो कार्य हैं, जिला कलेक्टर के जो कार्य हैं उनके बारे में प्रॉपर जो है वो बात करते हैं, जिला कलेक्टर के कार्यों के बारे में बात करते हैं। अब जिला कलेक्टर के कई काम हैं, उनमें से दोस्तों जो है वो आप लोगों को क्या याद रखना है, उनमें से सबसे पहले राजस्व कार्य, रेवेन्यू फंक्शंस याद रखो। क्या याद रखना है भाई आपको जिला कलेक्टर के, सबसे पहले। अगला बाइफरफिकेट करवाएगा और आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिला कलेक्टर के राजस्व कार्य बताएं, जिला कलेक्टर के राजस्व कार्य बताएं। तो पहली चीज तो आप लोगों को याद रखना है कि ये औपनिवेशिक काल से सबसे मेन काम तो इनका राजस्व का ही है। सबसे मेन काम तो जो है वो क्या है दोस्तों, राजस्व से ही है। मेन काम तो क्या है दोस्तों, राजस्व से ही है। इनका नाम ही क्या है, कलेक्टर, मतलब ये जो है वो पूरे राजस्व को एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये राजस्व जो है वो एकत्रित करते हैं, राजस्व एकत्रित करते हैं, ये इनका मेन काम है। हाँ, और उसके साथ साथ भूमि अधिग्रहण जो है वो भी इन्हीं का ही काम है। भूमि अधिग्रहण जो है वो भी दोस्तों इन्हीं का ही काम है। आपको इसका एग्जाम्पल दूं, भूमि अधिग्रहण एक्ट जानते हो तुम लोग, 2013 का एक्ट है आपके यहाँ, 2013 का एक्ट है। और उस एक्ट की सारी पावर, लैंड एक्विजिशन की सारी पावर किसके पास है, कलेक्टर साहब के पास है। इसके पास है दोस्तों, आपके कलेक्टर साहब के पास है। इसका एग्जाम्पल दूं तुम लोगों को, रिंग रोड जानते हो तुम लोग, जो रिंग रोड बन रही है, जानते हो रिंग रोड, जयपुर के चारों तरफ जो रिंग रोड बन रही है, उसका जो इधर वाला फेज अब भी थोड़ा डिले चल रहा है ना। हाँ, इधर वाला फेज कौन सा, आपके अजमेर रोड से लेके सीकर रोड वाला फेज अब भी डिले चल रहा है ना। तो ये अब भी डिले चल रहा है, अब तक नहीं बना है। और यहाँ का अजमेर रोड से जो है वो दोस्तों आपके टोंक रोड से जो है वो दिल्ली रोड, ऑलमोस्ट जो है वो रिंग रोड बन चुकी है, इधर वाला नहीं बना। ये क्या विवाद था, ये विवाद था रिंग रोड जो है उसके अंदर है 2 अथॉरिटी साथ काम कर रही थी। एक आपका जिला कलेक्टर साहब तो हर चीज में रहते ही हैं, मेन जो है चौधरी वही है भाई, ऊपर से दोस्तों आपका JDA भी काम कर रहा था। तो आपका जयपुर विकास प्राधिकरण चाहता है कि किसान से जमीन के बदले उन्हें दूसरी जगह जमीन दे दी जाए, लेकिन जिला कलेक्टर साहब ने कहा ना 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 ना, जमीन के बदले जमीन नहीं, जमीन के बदले मोटा पैसा देना चाहिए भाई किसान को। क्या देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। तो ये तकरार मतलब खूब टाइम तक चली, लेकिन मेन चलेगी किसकी, जिला कलेक्टर की। जमीन अगर आपको लेनी है तो भूमि अधिग्रहण एक्ट कहता है कि जिला कलेक्टर की परमिशन से ही मिलेगी। जिला कलेक्टर ही सबसे मेन पावरफुल आदमी है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी जिले में वही है, भूमि अधिग्रहण अधिकारी जिले में वही है, वही डिसाइड करेगा कि इन्हें लैंड के बदले लैंड दी जाए या लैंड के बदले मुआवजा दिया जाए, और वो मुआवजा किस रेट पे दिया जाए और कितना दिया जाए, वो आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत। तो किसान से तो पूछते ही हैं, लेकिन कलेक्टर साहब ने किसानों की ज्यादा पैरवी की। कलेक्टर साहब ने जो है वो ये मतलब कलेक्टर साहब को विकास कार्य तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने किसानों की ज्यादा पैरवी की कि भाई देखो आज के टाइम रेट इतनी चल रही है, और रिंग रोड को छोटी मोटी रोड नहीं होती है, आपकी 6 लेन 8 लेन साइड में सर्विस रोड, पूरा पूरा खेत निकल जाता है। लोगों को लगता होगा खेत के बाहरी जो है वो हाँ पैसे बनते हैं, उसके साथ साथ याद रखें पूरा पूरा खेत ले जाती है रिंग रोड, बहुत बड़ी रोड होती है रिंग रोड। तो बताओ, तो यहां से याद रह जाएगा, भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में वो काम करते हैं। भूमि सुधार का काम भी उनका है, लैंड रिफॉर्म्स भी वही करते हैं। भूमि सुधार से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो भी दोस्तों जिला कलेक्टर साहब भी करते हैं। उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर है भूमि से संबंधित जितने भी आपके जो है वो याद रखें डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके भूमि अभिलेख जितने भी है उनका रखरखाव भी यही करवाते हैं। भूमि अभिलेख जो आपके भूमि के जो रिकॉर्ड हैं
उनको दोस्तों जो है वो मेंटेन करवाने का काम भी इन्हीं के पास है। भूमि अभिलेख भी सबको जो है वो इन्हीं को, हाँ अपन लैंड एक्विजिशन एक्ट कभी अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिक यहां समझाने का उद्देश्य ये है कि जिला कलेक्टर का पावर है। हाँ, यह याद रह जाएगा, भूमि अधिग्रहण। उसके अलावा इनका खुद का एक न्यायालय चलता है, और वो न्यायालय क्या है दोस्तों, राजस्व न्यायालय, जिसके अंदर आपके यहाँ पर जो है राजस्व न्यायालय, जिसके अंदर दोस्तों आप तहसीलदार के विरुद्ध अपील किसको कर सकते हो, एसडीएम को। एसडीएम साहब के विरुद्ध अपील कहाँ कर सकते हो आप, कलेक्टर साहब को। तो इनका रेवेन्यू कोर्ट भी यही चलाते हैं, रेवेन्यू कोर्ट भी दोस्तों जो है वो यही चलाते हैं। और जिले में राजस्व यही एकत्रित करते हैं। तो जिले में जितना भी राजकोष आता है, तो राजकोष पे नियंत्रण जो है वो दोस्तों इन्हीं का होता है। राजकोष अधिकारी यही है, राजकोष अधिकारी यही है। लेकिन यहाँ दो शब्द और आते हैं, और उन दो शब्दों को समझिए। दो शब्द और आते हैं, और उन दो शब्दों को समझिए। एक शब्द है कि जिले की जितनी भी नजूल भूमि है, जिले की जितनी भी नजूल भूमि है, अंग्रेजी में भी नजूल भूमि बोलेंगे, जिले की जितनी नजूल भूमि है उसका प्रबंधन भी जो है वो दोस्तों आपके जिला कलेक्टर करते हैं, और वो काम पड़ता है राजस्व कार्यों में। नजूल भूमि क्या होती है, सरकार की जितनी भी सरकारी भूमि है ना, सरकार की जितनी भी सरकारी भूमि है उसे हम नजूल भूमि कहते हैं। नजूल भूमि के प्रबंधन नजूल भूमि के प्रबंधन का काम कौन संभालता है, याद रख लेना, नजूल भूमि के प्रबंधन का काम कौन संभालता है, जिला कलेक्टर साहब संभालते हैं। और एक होते हैं दोस्तों आपके तकाबी ऋण। तकाबी ऋण जो है वो पहले दिए जाते थे, किसानों को जो है वो ऋण दिए जाते थे, उनकी वसूली का काम भी किसका है, तकाबी ऋण। जो दोस्तों तकाबी ऋण किसानों को दिए जाने वाले ऋण कहलाते हैं, तकाबी ऋण है, उनकी वसूली का काम भी जिला कलेक्टर का ही है। तकाबी ऋणों की वसूली जो है वो दोस्तों जो है वो तकाबी ऋण बांटना, उनका वितरण करना, और दोस्तों उनकी वसूली करना, ये काम भी दोस्तों आपके जिला कलेक्टर का ही है। नजूल भूमि सरकारी भूमि को कहते हैं, नजील भूमि आपकी जो है वो सरकारी भूमि को कहते हैं। याद रख लेना, तकाबी ऋण किसानों को अग्रिम रूप से दिए गए ऋण आपके जो है वो तकाबी ऋण कहलाते हैं। ये आपके राजस्व के काम है। 2 मिनट में याद करो, 2 मिनट में याद करो सभी लोग।
हेलो 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 हेलो। तो ये किस किस को याद हो गया? राजस्व संबंधी जो है वो काम, एक के काम याद हो जाना चाहिए कि राजस्व कलेक्ट करना ही उनका मुख्य काम है। वो अपने रेवेन्यू कोर्ट चलाते हैं, वो भूमि अधिग्रहण से संबंधित अपने काम करते हैं, भूमि सुधार से संबंधित काम करते हैं, राजकोष का ध्यान रखते हैं। नजूल भूमि जो कि सरकारी भूमि है उसके प्रबंधन का काम कलेक्टर का ही है। और तकाबी ऋण जो किसानों को अग्रिम रूप से जो ऋण दिए जाते हैं वो भी इन्हीं के नेतृत्व में दिए जाते हैं। फिर दोस्तों आगे चलें। हाँ, मजिस्ट्रेट के रूप में उनके काम देखें हम, क्यों लॉ एंड ऑर्डर भी उनके पास ही आती है ना। हाँ, मजिस्ट्रेट के रूप में काम करें। ठीक है अपर्णा जी, इधर ध्यान दे लो, जिला प्रशासन पढ़ लो भी। चले आगे। हाँ, इसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाएगी। और तो सारे काम कलेक्टर के नाम से ही होते हैं, लेकिन इन कामों को थोड़ा सा याद रखना। फिर दोस्तों बात करते हैं मजिस्ट्रेट के रूप में उनके, दंडाधिकारी के रूप में जो उनके काम हैं दोस्तों आपके, उन कामों को हम लोग देखते हैं। दंडाधिकारी के रूप में उनके काम क्या है? दंडाधिकारी के रूप में उनके जो काम है उनके बारे में थोड़ा सा देखो। रूप में जो कार्य है, यहां से भी एक प्रश्न जनरेट होता है, यहां से भी एक प्रश्न जनरेट होता है। वे आपके जिले के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था, शांति, और उसके साथ साथ जो है वो सुरक्षा बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये तो एक बेसिक काम है ही। शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये एसपी साहब के साथ जो है वो मिलकर शांति व्यवस्था जो है वो बनाए रखते हैं। क्या रखते हैं? एसपी साहब जो है वो उनके साथ मिलकर शांति व्यवस्था तो बनाए रखते हैं। ये तो एक बेसिक काम है, ये तो आप लोग जानते हो कि ये जो है वो, ये तो इनका काम है ही। और ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम यही करते हैं। जायज बात है। आपके यहाँ कोई दंगा नहीं हो जाए। हाँ, आप जब अभी आपने उदयपुर वाला मामला देखा था तो आपने देखा होगा सबसे पहले वहां के कलेक्टर ने आके कहा कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसके साथ एसपी साहब भी लग रखे थे, वहां के डिविजनल कमिश्नर भी लग रखे थे, सब लग रखे थे। लेकिन सबसे पहला स्टेटमेंट किसका देखा आपने? अगर आप उदयपुर का जो हमारे यहाँ विवाद हुआ था उसमें सबसे पहला अगर आपने वीडियो अगर देखा होगा तो वो किसका देखा होगा? तो वह सबसे पहले कलेक्टर साहब ने आके कहा शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो जिले के अंदर दंगों पे रोकना, दंगों पे रोक लगाना, कोई राजनीतिक आंदोलन उग्र हो रहा है तो उसे रोकना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये काम इन्हीं के होते हैं। अब आपके जो जिला कलेक्टर साहब है पुलिस तंत्र पर भी नियंत्रण रखते हैं। पुलिस तंत्र पर भी जो है वो दोस्तों ये क्या रखते हैं? पुलिस तंत्र पर भी जो है वो निगरानी रखते हैं। याद रख लेना भाई, पुलिस तंत्र पर भी जो है वो क्या रखते हैं? ये निगरानी रखते हैं, याद रख लेना। हाँ, एसपी साहब इनके साथ ही, मतलब मेन अधिकारी जिले में कलेक्टर ही हैं। वो एसपी के सहयोग से पुलिस तंत्र पर निगरानी रखते हैं, लेकिन पुलिस तंत्र पर प्रॉपर दोस्तों इनका नियंत्रण और निगरानी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस को कलेक्टर से कोई मतलब नहीं है, पुलिस को कलेक्टर से कोई मतलब नहीं है, आप ये नहीं कह सकते। मेन अधिकारी जिले का जिलाधिकारी है, फिर पुलिस का काम करने के लिए एसपी है आपके पास। ठीक है, पुलिस का काम करने के लिए दोस्तों आपके पास है एसपी है, जो कि इनका सहयोगी है, इनका बैचमेट ही होते हैं, इनके बैचमेट ही होते हैं। 2-4 नंबर कम होते हैं, फिर बाद में वो दोस्तों जो एसपी बनते हैं जनरली, या जिनमें पैशन होता है कि मेरे को वर्दी करनी है तो वो एसपी बनते हैं। उसके अलावा ये दोस्तों जिला कारागृह, जो आपके जो जिला जेल जो है वो दोस्तों जो है वो जिला जेल जो है उसकी निरीक्षण कर सकते हैं जब इनका जी करे। जिला जेल का निरीक्षण ये कभी भी कर सकते हैं जब इनका जेल जी करे। तो ये इनका दंडाधिकारी के रूप में जेल, जिला कारागृह जो है उसका निरीक्षण करने की पावर भी इनके पास है। कारागृह जो है वो दोस्तों जो है उनका निरीक्षण करने की पावर भी इनके पास है। बॉस ही जिला प्रशासन में तो बॉस कलेक्टर ही है, याद रखिए। उसके अलावा जिले में जितने भी आपके शस्त्रालय हैं, जो भी दोस्तों आपके शस्त्रालय हैं, उनके ऊपर भी जो है वो शस्त्रालय पर नियंत्रण भी यही रखते हैं, शस्त्रालय पर नियंत्रण भी यही रखते हैं। एसपी साहब के माध्यम से रखते हैं, लेकिन इनका मन चाहे तब जाके चेक करके आ सकते हैं कितनी बंदूक बारूद, कितना मामला है, सारा सारा इनके कंट्रोल में, सारा सारा इनके ही कंट्रोल में है। तभी तो कह रहा हूँ, तो कलेक्टर ही होता है। कलेक्टर की पावर पड़ने के बाद में तुम लोगों को लगेगा कि इतनी पावर तो है, जो है वो सृष्टि के संचालक है, जो है भगवान ब्रह्मा के पास, या उसके बाद में जो है वो आपके जो है वो इसे भूमि लोक पे जो है वो किसके पास है? कलेक्टर साहब के पास ही है। हाँ, इतनी पावर तो इनके पास ही। इतनी पावर जो है वो या तो फिर बाद में सीएम को दिखेगी या फिर पीएम की दिखेगी, मंत्री के पास भी इतनी पावर नहीं होती। तो कलेक्टर ही होता है। तो दोस्तों जो है वो और पावर आप देखते
उसके बाद में जिले के अंदर दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे किसको लाइसेंस देना है बंदूक का, किसको जो है वो आपके यहाँ पे जो है हथियार का लाइसेंस देने का काम भी इनके पास होता है। हथियार का लाइसेंस मुश्किल से मिलता है, हथियार का लाइसेंस देने का काम भी इनका ही होता है। हथियार के लाइसेंस का काम भी इनका ही होता है। दंडाधिकारी के रूप में जो है वो दोस्तों जो है वो लाइसेंस का काम भी जो है वो दोस्तों जो है इनके पास ही होता है। उसके बाद में कोई विदेशी है तो उसके पासपोर्ट की जांच केवल यही कर सकते हैं। तो विदेशियों के पासपोर्ट की जांच करना, विदेशियों के पासपोर्ट की जांच करने का काम, पासपोर्ट की जांच करने का काम भी जो है वो दोस्तों की इनके पास होता है, इनके पास ही होता है। पासपोर्ट की जांच करने का काम भी जो है वो इनके पास ही होता है। देखा तुम लोगों ने टीरा डाबी जी कई बार जो है वो आप लोगों ने सुना होगा कि जो है वो जैसलमेर बाड़मेर सीमावर्ती क्षेत्र में लगे हुए हैं। हाँ, तो विदेशी का पासपोर्ट ऐसे नहीं कोई मतलब मांग लेकर लो अभी जांच करो। विदेशी के पासपोर्ट की जांच जो है वो कलेक्टर साहब भी जो है वो कर सकते हैं। हाँ, वो तो मैंने लिख दिया ना, शांति व्यवस्था में मोहित सब आ गया, थोड़ा इधर ध्यान दे लो। शांति व्यवस्था, एकता, सद्भाव बनाए रखना, सांप्रदायिक दंगे, उग्र राजनीतिक प्रदर्शन, उन पर नियंत्रण रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, वो इसके अंदर आ गया। जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिले के अंदर जो है वो आपके यहाँ हथियार का लाइसेंस देना किसका कार्य है? जिला कलेक्टर का कार्य है, दंडाधिकारी के रूप में। आपके जो शस्त्रालय हैं, जो अजनल हैं, शस्त्रालय जो है उनके ऊपर नियंत्रण का काम कलेक्टर का है। और दोस्तों उसके साथ साथ जेल के ऊपर निगरानी का काम कलेक्टर का है। पुलिस तत्तर पर निगरानी नियंत्रण का काम कलेक्टर का है। हाँ, आगे चले। और एक है सर गुर्जी हथियार, हाँ, लाइसेंस जो है वो दोस्तों मिलता है आपको, सारे क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हैं तो सरकार आपको लाइसेंस दे सकती है, आप हथियार ले सकते हैं। कारण बताना पड़ता है प्रॉपर, क्यों चाहिए भाई, क्या उद्देश्य है। हाँ, टीना डाबी मैम तो अलग ही है ना, शानदारी प्रशासन चलाते हैं। तो अब आगे चलते हैं और दोस्तों आगे बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मृत्युदंड जो दिया जाता है वो काम तो जो है वो होता ही है, लेकिन मृत्युदंड का प्रमाण पत्र यही देते हैं। हाँ, पुराने टाइम से अगर आपने पुरानी मूवीज देखी हैं तो वहां देखा होगा सब लोग खड़े रहते हैं, अगर कोर्ट ने सुनवाई कर दी उसके बाद में जो है उन्हें जो है पुलिस सब खड़े रहते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट कि जो है इसे मृत्युदंड जो है वो दे दिया गया है। इसे जो है वो दोस्तों जो है मृत्युदंड दे दिया गया है। हाँ, पूरा जो है शालिनी, सुबह सुबह जिला कलेक्टर की बात हो रही है, क्या है ये, थोड़ी बहुत ही शर्म नहीं आ रही? सुबह सुबह क्लास चालू हुई है, पूछ रहे हैं कि सर एसडीएम के काम करवा रहे हो या कलेक्टर के काम करवा रहे हो? अभी जो है वो कलेक्टर साहब की बात चल रही है और अभी 1 घंटे कलेक्टर साहब की बात चलेगी, क्यों पर्सन सारे यहीं से ही आने। तो क्या है ये, मतलब बेसिक सेंस नहीं है? सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कलेक्टर साहब के माध्यम से ही होता है, केसीसी देने का काम जो है वो आपके बैंक का होता है। हाँ, तो कृपया करके थोड़ा ध्यान से पढ़ लो ताकि पर्सन सही हो जाए। तो याद रह जाएगा, मृत्युदंड का प्रमाणन, आपने पुरानी मूवीज देखी हो तो वहां पे एक आदमी जो है वो जब मृत्युदंड जब देते हैं तो उस समय जो है फांसी देते टाइम एक अधिकारी जो है वो बाकायदा पेन कॉपी लेके खड़े रहते हैं। वो कौन होते हैं देखा तुम लोग? अंकित डट जाए तो पहले हो तो पढ़ ले, अब भी बताऊंगे। 1 मिनट समझ तो ले, जो चीज समझा रहा हूँ वो। धारा 144, धारा 100, मैंने ये राउंड पूरा कर दिया क्या? अभी काम पड़े नहीं है क्या 2-4? गजब आदमी हो यार। हाँ, कमेंट सेक्शन में ऐसे मतलब आपा कैसे खो देते हो तुम लोग? यूट्यूब से बाद में नींद में यूट्यूब से ऐप पर ही आ जाते हो क्या? थोड़ा बहुत तो अंतर रखो। कमेंट सेक्शन में अपनी आदतें सुधार लो पूरा पढ़ाने के बाद। नहीं, मैं फिर वापस कह रहा हूँ, ऐप की यूट्यूब पे डेली इलाज हो रहा है, यहाँ पे भी आपका इलाज हो जाएगा अगर आप अपनी आदत नहीं सुधारेंगे। क्योंकि मैं दिन में 9 से 10 घंटे पढ़ा रहा हूँ, उस कंडीशन के अंदर आपकी ये जो है वो तरीका नहीं चल सकता भाई। आपका जो है वो ये तरीका नहीं चल सकता। पढ़ाना भी है, याद भी करवाना है, रिवीजन भी करवाना है, और उसके बाद में तुम जो है कमेंट सेक्शन में हा हो आओ क्या ना, फिर बाद में आंख कौन देखना तो। हाँ, मतलब एक रात को 7-8 घंटे क्लास चली है, मैं सुबह जो है वो उठा हूँ 7 बजे, मेरी इच्छा है कि ये टॉपिक करवाऊँ, शाम को फिर 3 बजे अपन जो है 2 बजे आपका जो है वो उद्योग का टॉपिक पढ़ेंगे। तो तुम्हारे में एक बेसिक सेंस नहीं है क्या? इतनी बार समझा दिया है कि ऐप को यूट्यूब ना समझें,
केवल पढ़ाई से संबंधित बात करें। जब तक टॉपिक पूरा नहीं हो गया तो तुम्हारी ये, इस चक्कर में तुम लोग है ना इस कमेंट सेक्शन की वैल्यू खत्म कर लोगे, और कुछ ही नहीं है। ये अगर डोल रहा है, ये लखन रहे ना, तो इस कमेंट सेक्शन की वैल्यू खराब कर लोगे। मैं लाइव पढ़ाने के लिए आता हूँ, तुम्हें जो है वो हमेशा एक चीज जो है वो याद रहनी चाहिए कि ये घर बैठे ऑफलाइन से ज्यादा फीलिंग आ जाए, इसलिए ये संस्थान है। थोड़ी वैल्यू रख लो इसकी। मैं कुछ कह दूंगा फिर ईगो हर्ट हो जाएगा, फिर सारे दिन मुंह सुजाए फिरोगे, मेरा दिमाग खराब करोगे, खुद का दिमाग खराब करोगे। कोई आदमी अपना टाइम निकाल के पढ़ना चाह रहा है, लेकिन बस हो हा कटूंगा भाई राम निसरे। एक मतलब बेसिक चीज बता दी कि इससे सरल और कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। जब तक दिन में 2-3 जना ब्लॉक को नहीं बैठता पार कौन पड़े, फिर बाद में बैठे रहिए अब करूँ मैं और लियो अमेरिकन माउस करूँ मैं 2-4 को इलाज। बेसिक सेंस नहीं है, पढ़ लें तो ज़्यादा बढ़िया रहे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा जो है वो ध्यान दे लो। शांति व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस तंत्र पर नियंत्रण रखना, दोस्तों जो है वो जेल जो है उसके ऊपर निगरानी रखना, शस्त्रालय का निरीक्षण टाइम टू टाइम करना, हथियार का लाइसेंस देना, विदेशियों को पासपोर्ट जो है वो जांच करना, मृत्युदंड का प्रमाणन देने का काम भी इनका ही है। उसके बाद में तुम लोग कभी नहीं सुनते कि आज इनको पेरोल पे छोड़ दिया, आज इनको जो है पेरोल पे छोड़ दिया। पेरोल जानते हो, भी कोर्ट तो जमानत देती है, लेकिन जो है वो दोस्तों पेरोल पे छोड़ने का मतलब है आप सजा पूरी कर रहे हो, बीच में आपको 5 दिन की पेरोल मिल गई, 10 दिन की पेरोल मिल गई। अभी आपने देखा राम रहीम जी को जो 1 महीने की पेरोल मिली है, आसाराम जी को 7-8 दिन की पेरोल मिली है, तो आसाराम जी कह रहे हैं मेरे को भी उतनी मिलनी चाहिए। मतलब ये कोई बात है क्या? मतलब आपका उनसे क्या कंपटीशन है? अपराध में कंपटीशन तो पेरोल में भी कंपटीशन, मतलब हद कर रखी है। हाँ, तो पेरोल जनरली कोई कैदी काफ़ी टाइम से अगर जो है वो जेल में है तो वहाँ पे उस व्यक्ति को जो है वो थोड़े दिन की छूट दी जाती है शर्तों के आधार पे। पेरोल का निर्णय केवल अकेला जेल प्रशासन नहीं लेता है, पेरोल का निर्णय जो है वो केवल जेल प्रशासन नहीं लेता है, पेरोल का निर्णय जो है वो केवल जेल प्रशासन नहीं लेता है, जेल प्रशासन और जिला प्रशासन, जेल प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर निर्णय लेते हैं कि इन्हें कितने दिन की जो है वो पेरोल पे छोड़ना चाहिए। मतलब आपके जेलर, मतलब आपके जो है वो जेलर और दोस्तों आपके कलेक्टर डिसाइड करते हैं कि किस आदमी को कितने दिन की पेरोल मिलेगी, किस आदमी को कितने दिन की पेरोल मिलेगी, किस आदमी को कितने दिन की जो है वो पेरोल मिलेगी। याद रह जाएगा तुम्हें। हाँ, उसके बाद में धारा 144 के मामलों को लागू करना और उन मामलों की सुनवाई करना। धारा 144 जो है जिसके तहत दोस्तों आपके यहाँ शांति भंग का मामला है तो कर्फ्यू वर्फ्यू लगाना, ये पूरा मामला भी किसके पास आता है? कलेक्टर साहब के पास आता है। इनके साहब जो है वो किसके पास आता है? कलेक्टर साहब के पास जो है वो आता है। और ये दोस्तों पूरे जिले की साल भर का एक कानून व्यवस्था प्रतिवेदन भेजते हैं। किसे भेजते हैं? कानून व्यवस्था प्रतिवेदन बनाते हैं साल भर का, कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था रिपोर्ट, कानून व्यवस्था रिपोर्ट दोस्तों ये बनाकर जो है वो दोस्तों आपके जो है वो मुख्य सचिव साहब और गृह विभाग को भेज देते हैं। हाँ, ये क्या है दीक्षा? बता दिया ना, मृत्युदंड के प्रमाणन का काम कौन करता है? कलेक्टर साहब। अब ये इसलिए मैं तुम्हें बार बार कह रहा था कि ये दो जो आपकी स्लाइड है ना उनको ढंग से पढ़ लो और तुम्हारी मर्जी हो ना वैसे करो भले। ये 2 स्लाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है, यही आपको कंफ्यूज करेगा कि ये रेवेन्यू फंक्शन है, ये दोस्तों आपके उनके जो है वो दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के रूप में काम है। हाँ, याद रखें, ये यही कंफ्यूज करेगा अगला। तभी मैं बार बार कह रहा हूं भाई, भी टॉपिक चालू करने से पहले कर रहा हूं कि आपसे अगर परी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा और आप पुराने प्रश्न भी आप देखेंगे तो वहां पे आप लोगों को जो है वो बार बार यही जो है वो दोस्तों प्रश्न मिलेगा। एक धारा 144 कर्फ्यू से संबंधित मामला है तो वही लागू करते हैं, मामले सुनवाई करते हैं। अब देख लो आप, हाँ, यही प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाएगा और इस प्रश्न में किसी भी स्टूडेंट को जो है वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न में किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पक्की बात? श्योर?
तो धारा 144 जो कर्फ्यू होता है उसे लागू एसडीएम साहब करते हैं। कोई सुनवाई हो कोई मामला तो डीएम साहब धारा 144 के मामलों में क्या करते हैं, सुनवाई करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सुनवाई करते हैं। धारा 144 के तहत सुनवाई करते हैं। हम धारा 144 और 151 को और पढ़ेंगे। एक दोस्तों धारा 144 आपने सुना होगा, 151 देखते हो आप। धारा 151 के तहत शांति भंग का मामला जो, अगर कोई किसी ने न्यूसेंस पैदा की है, शांति भंग की है, तो उस मामले में भी जो एसडीएम कोर्ट के अंदर जाके उसको जमानत दी जाती है। तो सर ये समराइज करें तो ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल, हाँ यही है और क्या, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल ही है, याद रखें। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, और वो प्रश्न क्या है दोस्तों आपके यहाँ पर, वो आप लोगों को क्या याद रखना है, और वो आप लोगों को ये याद रखना है कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिले का कानून व्यवस्था प्रतिवेदन कौन भेजता है, और यहीं आप गलत कर देते हो। जिले का कानून व्यवस्था रिपोर्ट कौन भेजता है, एक तो प्रश्न ये गलती हो जाती है। हाँ, या दोस्तों जो है एक आपसे ये पूछा जा सकता है, जिले की वार्षिक अपराध रिपोर्ट कौन भेजता है, जिले की वार्षिक अपराध रिपोर्ट कौन भेजता है। ये दो रिपोर्ट जाती है जिले से, दो रिपोर्ट जाती है जिले से, दो रिपोर्ट जाती है जिले से, एक लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट और एक दोस्तों एनुअल क्रिमिनल रिपोर्ट जो है आपकी जिले से जाती है। बता दिया ना जिला कलेक्टर, मृत्युदंड के टाइम बता दिया ना। वो तो कहानी बता रहा था मैं, अब तुम लोगों ने सुनी नहीं कि मृत्युदंड के टाइम पुराने मूवीज में देखा होगा, एक आदमी कोट पैंट में एकदम कॉपी पेन लेके खड़े रहते हैं, वो कलेक्टर साहब होते हैं, वही सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ भाई इनको जो है वो टांग दिया है अपने अपराधों के आधार पर। अब भेजते क्या है वो बाद में पढ़ेंगे लेकिन आप लोगों को क्या याद रखना, यहाँ कंफ्यूज करता है। कानून व्यवस्था प्रतिवेदन आपके जिला कलेक्टर साहब द्वारा भेजा जाता है, और वार्षिक अपराध प्रतिवेदन आपके जो है वो एसपी साहब के द्वारा भेजा जाता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं वो भेजते हैं। पहली चीज, कानून व्यवस्था प्रतिवेदन जो है वो जिला कलेक्टर साहब दो जगह भेजते हैं। एक आपके मुख्य सचिव को भेजेंगे, क्योंकि ये मेन तो उन्हीं के नेतृत्व काम कर रहे हैं, और एक गृह विभाग को भेजेंगे। एक दोस्तों जो किन्हें भेजेंगे, होम मिनिस्ट्री को भेज देंगे, होम डिपार्टमेंट को भेज देंगे, गृह विभाग को भेज देंगे। और जो एसपी साहब जो रिपोर्ट भेजते हैं वो किसको भेजते हैं, एक गृह विभाग को भेज देंगे, क्योंकि इनका मेन विभाग तो यही है, और उसके साथ साथ एक इनका हेडक्वार्टर है पुलिस मुख्यालय, एक दोस्तों जो इनका हेडक्वार्टर है पुलिस मुख्यालय, वहां भेज देंगे। इन दोनों रिपोर्ट के आधार पर देखा जाता है कि जिले की स्थिति क्या है। तभी तो कहते हैं कि कलेक्टर और एसपी मिलकर काम करते हैं कानून व्यवस्था के लिए, कलेक्टर और एसपी मिलकर काम करते हैं कानून व्यवस्था के लिए, कलेक्टर और एसपी मिलकर काम करते हैं कानून व्यवस्था के लिए, याद रह जाएगा। हाँ, तो एनुअल जो आपकी क्रिमिनल रिपोर्ट है ये एसपी साहब भेजते हैं, एक तो गृह विभाग, क्यों गृह विभाग तो कॉमन है ही दोनों के अंदर, और जो है एक अपने पुलिस हेडक्वार्टर, जो इनका पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पे दोस्तों ये रिपोर्ट भेजी जाती है। ये आपको जो है मुख्य सचिव को और गृह विभाग को भेजते हैं। तभी कल को कोई पर्सन आ जाएंगे, दोनों मिलजुल कर काम करते हैं, हाँ जी मिलजुल कर काम करते हैं। ये आप लोगों को जो है वो याद रह जाएंगे क्या, कलेक्टर के राजस्व कार्य। उसके बाद में मैं 5 मिनट में सारे काम कंप्लीट करवा दूंगा। अब मैं जो है वो 5 मिनट में सारे काम कंप्लीट करवा दूंगा। तुम तो मुझे ये बताओ कि कलेक्टर के ये काम आप लोगों को याद रह जाएंगे। रेवेन्यू फंक्शंस क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करना उनका काम है, लैंड एक्विजिशन उनका काम है, लैंड रिफॉर्म उनका काम है, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना उनका काम है, रेवेन्यू कोर्ट चलाना उनका काम है, राजकोष पर कंट्रोल करना उनका काम है, और दोस्तों नजुल भूमि का मैनेजमेंट और तकाबी ऋण का वितरण और वसूली उनका काम है, ठीक है। और जो दंडाधिकारी के रूप में शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका काम है, पुलिस पे कंट्रोल करना, जेल का निरीक्षण करना, शस्त्रालय पर नियंत्रण रखना, हथियार का लाइसेंस देना, विदेशी के पासपोर्ट की जांच करना, मृत्युदंड को प्रमाणित करना और पैरोल, इन सब पे डिसीजन और धारा 144 में सुनवाई, ये उनके काम है। तो सर और काम बताओ। अब और काम जो है और बात कर लेते हैं, और काम में भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और जो है वो दोस्तों जो है वो और काम की बात करते हैं। तो अब अगला काम उनका है प्रशासक के रूप में। अगला काम उनका क्या है, प्रशासक के रूप में। अगला काम उनका क्या है, प्रशासक के रूप में।
और प्रशासक के रूप में जिला कलेक्टर साहब जो है वो जिले के संपूर्ण प्रशासन का, जिले के संपूर्ण प्रशासन का जो है वो दोस्तों क्या करते हैं, संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखते हैं। जिले की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, याद रखना, जिले की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, जिले की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था जो है उस पर नियंत्रण रखते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था पर जो है वो नियंत्रण रखते हैं। क्या सर थोड़ी बताओ व्यवस्था पर नियंत्रण कैसे रखते हैं? देखो भाई बात ऐसी है कि हर विभाग का जिले में ऑफिस होता है, हर विभाग का जिले में ऑफिस होता है या नहीं होता है? भाई चिकित्सा विभाग भी अपना जो है वो बिठाते हैं, सीएमएचओ बिठाते हैं। हाँ, वन विभाग अपने डीएफओ को बिठाते हैं, वन विभाग अपने डीएफओ को बिठाते हैं। दोस्तों जो है वो आपके शिक्षा विभाग वालों के पास अपना सीबीओ होता है ना, ये होता है या नहीं होता है? हाँ, और उसके अलावा ऐसे आपके जो है वो पीएचडी वालों का भी अपना अधिकारी बैठता है, पीडब्ल्यूडी वालों का भी अपना अधिकारी बैठता है ना। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना व्यक्ति बैठता है। पुलिस विभाग का अपना जो है वो दोस्तों जो है वो एसपी साहब बैठते ही हैं, एसपी साहब बैठते ही हैं। तो हर विभाग के अपने अपने जो है वो जिला स्तर पर जो है वो क्या होते हैं, हर विभाग के अपने अपने जिला स्तर पर ऑफिस होते हैं। हाँ, ऑफलाइन टेस्ट का पेमेंट वहीं होगा और आज अभी आप 10 बजे बाद में वहां जाके एडमिशन करवा सकते हैं। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी बैठता है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ भी बैठते हैं, एसपी भी बैठते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी भी बैठते हैं, आपके यहाँ जिला बीमा अधिकारी भी बैठते हैं, सब बैठते हैं वहां पे। तो इन सब पर कंट्रोल और इन पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखना, इन सब का नेतृत्व करना, इन सब की जो है वो दोस्तों पर्यवेक्षण करना, इन सब की टाइम टू टाइम जो है वो बैठक लेना, ये सारा काम किसका है? एक प्रशासक के रूप में कलेक्टर का है, एक प्रशासक के रूप में कलेक्टर का है। मतलब जितनी भी सरकारी संपदा है, जितनी भी गवर्नमेंट दोस्तों संपदा है, जितनी भी सरकारी संपदा है उस पर भी कंट्रोल, सरकारी संपदा पर जो है वो नियंत्रण भी इनका ही होता है। जमीन हो चाहे गाड़ी हो, जितना भी हो, उन पर नियंत्रण भी इनका ही होता है। ठीक है, तो बताओ तकड़ी पोस्ट है ना। अभी तो और देखो तुम लोग, पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन। क्या सर कुछ इंटरेस्टिंग बताओ ना, सर जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग बताओ ना। इंटरेस्टिंग बताओ एक भूमिका और इनकी। चलो हाँ, विकास अधिकारी के बाद में तो अलग देख लेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बताऊंगे तुम लोगों को, इंटरेस्टिंग चीज। हाँ, जिला कलेक्टर साहब के पास इतने पावर हैं कि कुछ मामलों में तो ये जो है वो आपके व्यक्तिगत पावर को ही खत्म कर देते हैं। देखो आपको बताता हूँ, आपदा प्रबंधन, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, दोस्तों याद रखें, प्राकृतिक आपदा अगर आ जाए तो दोस्तों जो है वो प्राकृतिक आपदा प्रबंधक के रूप में इनकी जो है वो क्या भूमिका है? प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के रूप में, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के रूप में इनकी क्या भूमिका है? प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के रूप में क्या भूमिका है? तो पहली चीज तो जिला आपदा अधिकारी कलेक्टर साहब ही होते हैं। पहली चीज तो क्या याद होनी चाहिए आप लोगों को, जिला आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला कलेक्टर साहब ही होते हैं। जिला आपदा, आपके यहाँ डिजास्टर है, आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट समिति होती है। आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? कि अध्यक्ष जो है वो आपके कलेक्टर साहब ही होते हैं। पहला प्रश्न तो यही आता है कि जिला आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? कलेक्टर साहब होते हैं। जिला आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जो है वो दोस्तों कौन होते हैं? कलेक्टर साहब होते हैं। अरे ईशान बता दिया यार, भोड़ो है कि एकदम ही, ये एकदम सुनने में पढ़ो हो। हाँ, ढंगू सुन लियो क्लास ने। अब दोस्तों इसके अंदर आप लोग, हाँ, वो एक दो यहाँ लग, मतलब गजबी आदमी है गुरु जी, फांसी वाले टाइम की थे, बात बताओ जी की बात कौन बताए, बात बता ना कोर्स लिए आंख क्यों देख लो उन दो, हे भगवान। मतलब जो है वो जल्दी आपके जो है वो आरएस के कोर्स को जो है वो लगभग 50 तक ले जाना पड़ेगा ताकि गंभीरता बनी रहे, ले जाना पड़ेगा ना, ताकि काम काम का इतना सा टाबर हो बे पढ़ ले तो ठीक रहे। भगवान सबको सद्बुद्धि दे और जो है वो वही लोग जो है वो तैयारी करें जो तैयारी के लिए मोटिवेट हैं, जो तैयारी के लिए गंभीर हैं। हाँ, अब बात गलत है कि जो है वो
कमल, ये आपका जो है वो अधिकार नहीं है कि आप जो है वो करंट और सर्वे ऐप पे करवा देते हो, बूस्टर कंटेंट सबको मत दो ना, ये आपका अधिकार नहीं है। मैं जब आपने पढ़ना चालू नहीं किया था ना, मैं उससे पहले यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, और एकदम क्लियर है कि करंट और इको सर्वे यूट्यूब पे ही करवाया जाएगा। तुम्हें जो ये करवाया जा रहा है ये याद कर लो। टाबर वाली सी बात करे कहीं तो तकड़ा ही है। अब थोड़ा समझ लो, जिला आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष दोस्तों याद रख लेना, आपके कलेक्टर साहब होते हैं। ठीक है, याद रखें। तो उसके बाद में आपको ये याद रखना है कि जब आपदा के समय होता है ना, आपदा के समय इनके पास सारी पावर आ जाती है। तो सर सारी पावर कैसे आ जाती है? जैसे मान लो कि कोई आदमी है जिले के अंदर और उसके पास हेलीकॉप्टर है, उसके पास क्या हेलीकॉप्टर आपको प्राइवेट हेलीकॉप्टर ले रखे है, और कलेक्टर साहब को अगर लग जाए कि जो है वो ये हेलीकॉप्टर जनता के कल्याण के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए चाहिए, कलेक्टर साहब हाथों हाथ उठवा सकते हैं। कलेक्टर साहब जो है वो हाथों हाथ उठवा सकते हैं कि भाई कलेक्टर साहब राहत कार्यों के समय सरकारी और निजी संपत्ति, सरकारी एवं निजी संपत्ति दोनों का उपयोग कर सकते हैं, सरकारी एवं निजी संपत्ति दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बताओ कितनी गजब पावर है। मान लीजिए कि कहीं पे जो है वो जिले में जो है बाढ़ आ गई है, और उस कंडीशन के अंदर बाढ़ नियंत्रण के समय जो है वो कोई बस्ती बह गई, और उस समय दोस्तों जो है वहां रिहेबिलेशन के पास पास में कुछ नहीं दिख रहा, रिहेबिलेशन के लिए, पुनर्वास के लिए पास पास में कुछ नहीं दिख रहा। फिर कलेक्टर साहब को दूर से जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो बिल्डिंग दिखती है, और मान लीजिए कि वो बिल्डिंग ताज होटल की है। वो बिल्डिंग किसकी है? ताज होटल की है, जिसका एक कमरा भी 30,000 रुपये प्रतिदिन का है, जिसका एक कमरा भी 30,000 प्रतिदिन का है। जिला कलेक्टर उस ताज होटल को खुलवा सकते हैं और जो पुनर्वास का काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा, और हाँ किराया भी नहीं देंगे। आपदा के समय निजी और सरकारी सभी संपत्तियों का उपयोग जन कल्याण में किया जा सकता है। कि इतनी बड़ी होटल है और वे कहते हमारा तो 30,000 रुपये किराया है, तो थारो किराया है तो है भले। जिला कलेक्टर है। आपदा के समय जो है वो ये नहीं देखा जाता है कि किसका कितना किराया है, क्या मामला है, जन कल्याण के लिए जरूरी है तो है, जन कल्याण के लिए जरूरी है तो है। अब इससे ज्यादा पावर आपको इस पद में और क्या चाहिए? और इस पद को जो है वो मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूं, हम किताबों में तो कम पढ़ते हैं, वास्तविकता में तो इनसे भी ज्यादा 100 गुना पावर होते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये आपदा का पावर अवसर में बदल गया, नहीं अवसर में बदल, मैं एग्जाम्पल दिया मैंने तुम लोगों। तो आपदा प्रबंधन समिति के हेड कौन होते हैं दोस्तों? याद रखें, आपदा प्रबंधन समिति के हेड कौन होते हैं? आपके कलेक्टर साहब होते हैं। आगे चलें। उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर उसके बाद में क्या याद रखना है तुम लोगों को? विकास अधिकारी के रूप में, डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में उनके काम क्या होते हैं? विकास अधिकारी के रूप में, विकास अधिकारी के रूप में उनके काम क्या है? तो दोस्तों राज्य के अंदर या केंद्र, राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, जितनी भी आपकी योजनाएं चल रही हैं, जितने भी डिपार्टमेंट की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना ही विकास अधिकारी के रूप में काम है। याद रख लेना। डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम क्या है दोस्तों उनका? कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं राज्य और केंद्र की, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने की पावर किसके पास है दोस्तों? कलेक्टर साहब के पास है। योजना चाहे कोई सी हो ले, योजना चाहे जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो दोस्तों, अब आप देखते नहीं हो क्या, एमएलए फंड, एमएलए अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ तक के कार्यों की अनुशंसा जिला कलेक्टर को कर सकता है। किसका नाम है? जिला कलेक्टर को। फिर एमएलए डिसाइड करेगा पैसा खर्च कहाँ होगा, लेकिन अनुशंसा कलेक्टर साहब को जा रही है, पैसा वहीं से आएगा। अगला आप देखते हो एमपी फंड, सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में प्रति वर्ष जो है वो कितनी दोस्तों? 5 करोड़ तक के कार्यों की अनुशंसा जो है वो जिला कलेक्टर को कर सकते हैं। पढ़ते हो तुम एमपी फंड? कौन करता है? जिला कलेक्टर। कौन करता है दोस्तों? जिला कलेक्टर। तो जितने भी योजनाओं का क्रियान्वयन है वो दोस्तों यही करते हैं। उसके बाद में निर्वाचन संबंधी कार्य क्या है? निर्वाचन संबंधी कार्य क्या है?
निर्वाचन संबंधी कार्य जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यह जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। यह जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? आपके जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। और लोकसभा के चुनाव में तो नामांकन भी यही लेते हैं। लोकसभा चुनाव में तो दोस्तों जो है वो उम्मीदवार नामांकन भी नहीं देता है। उम्मीदवार नामांकन भी नहीं देता है, मतलब ये आरओ होते हैं उस सब में। रिटर्निंग ऑफिसर भी कौन होते हैं? यही होते हैं। देखा आप लोगों ने, लोकसभा चुनावों के अंदर आपके सांसद साहब, इससे ज्यादा कुछ बचा ही नहीं रहना। लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा सांसद साहब जब सांसद का चुनाव लड़ने वाले होते हैं वो किन को दे के आते हैं? वैसे ये जिला निर्वाचन अधिकारी तो पूरे जिले के ही हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी तो ये पूरे जिले के ही हैं, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन के अंदर नामांकन जब भरने जाता है तो उम्मीदवार नामांकन लेके किसके सामने प्रस्तुत होता है? कैसा आप थोड़ा फॉर्म चेक करो, ध्यान रखिए जे सांसद मंत्री और प्रधानमंत्री तो बाद में बना, वे बात बाद की है, पर पहले ये थोड़ा सा निर्वाचन को ध्यान रखिए जाए, फॉर्म को ध्यान रखिए जाए। याद था ना, पीएम साहब को भी आपने देखा होगा तो वाराणसी जिला कलेक्टर के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत होकर और अपना नामांकन दिया और उन्हीं से वो सर्टिफिकेट भी लेकर गए। तो दोस्तों जो है वो जीत का सर्टिफिकेट, दोस्तों जो है वो जीत का प्रमाण पत्र भी जो है वो इन्हीं से लेके जाते हैं। जीत का प्रमाण पत्र भी जो है वो दोस्तों यहीं से लेके जाते हैं। जीत का प्रमाण पत्र भी यहीं से लेके जाते हैं। हारने वाले को चाहिए नहीं होता है, वो चला जाता है। फिर एसडीएम का वर्क क्या होगा विधानसभा चुनाव में? हाँ, एसडीएम एआरओ होता है लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में आरओ होता है। विधानसभा चुनाव में आरओ। विधानसभा का आप नामांकन देखेंगे, अगर आपको फीलिंग लेनी है तो मुख्यमंत्री साहब हों, चाहे मंत्री साहब हों पिछले बार के, चाहे दोस्तों विधायक जी हों, आपके पास ही नामांकन लेकर आएंगे। आपके पास ही जो हेडक्वार्टर पर नामांकन लेकर आएंगे। और आप एसडीएम साहब हैं तो विधानसभा चुनाव के जितने भी नामांकन होते हैं वो जो है वो एसडीएम के पास जाते हैं। लोकसभा चुनाव के जो नामांकन होते हैं वो कलेक्टर साहब के पास जाते हैं। तो हर पद की अपनी गरिमा होती है। हाँ, याद रखें, एकदम क्लियर, याद रह जाएगा। तो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कलेक्टर काम करते हैं। लोकसभा चुनाव का जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है वो किसके सामने? कलेक्टर साहब के ही सामने भरा। अब बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि पीएम साहब गए हैं पूर्व, या दोस्तों जो है वो आपके होम मिनिस्टर साहब गए हैं, तो देखो कितना कलेक्टर एरोगेंट है, खड़े नहीं हुए। नहीं भाई साहब, नहीं होते, होना भी नहीं चाहिए। आदर्श आचार संहिता की पालना के समय ना आप किसी को जो है वो लाभ पहुंचा सकते, ना ही आप किसी को जो है वो दोस्तों जो है वो घाटा दे सकते। मतलब आपको निष्पक्ष रहना होता है, तटस्थ रहना होता है, ताकि सभी उम्मीदवारों में ये मैसेज जाए कि हम निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाएंगे। चाहे ये आपके पीएम साहब हैं, चाहे ये आपके पूर्व जो है वो दोस्तों जो है वो होम मिनिस्टर साहब है, चाहे ये आदमी सामान्य है, हम सबके साथ सद्भावना पूर्वक सम्मान व्यवहार करेंगे। ये दोस्तों बेसिक प्रिंसिपल होता है इलेक्शन का। बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर देते हैं कि कलेक्टर साहब आज तो एकदम ऐसे तन के बैठे हैं। तन के नहीं बैठे हैं, वो उस पद की गरिमा रख रहे हैं। और उसकी पद की गरिमा ये बोलती है कि आपके सामने कोई भी आए, भले आपकी पद की गरिमा क्या है, सब में ये मैसेज जाना चाहिए कि आप निष्पक्षता से चुनाव करवा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो है वो निष्पक्षता से चुनाव ही लोकतंत्र का आधार है। और उस चीज को जो है वो कभी भी अच्छे राजनीतिक जो नेतृत्व वाले लोग होते हैं वो बुरा नहीं मानते हैं। पीएम साहब को ये चीज़ बुरी नहीं लगती है, होम मिनिस्टर साहब को ये बुरी नहीं लगती है कि मैं गया यार कलेक्टर साहब खड़े क्यों नहीं। मैं कलेक्टर साहब जब आप प्रधानमंत्री के रूप में जाएंगे तब खड़े हो जाएंगे, आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल देंगे। होम मिनिस्टर के रूप में जाएंगे तब प्रॉपर प्रोटोकॉल देंगे। लेकिन अब आप एक सांसद उम्मीदवार के रूप में जा रहे हैं, उसके अंदर आपके साथ सहयोग करेंगे और सबको एक प्रॉपर मैसेज देंगे कि चुनाव के अंदर ना कोई बड़ा है, ना ही दोस्तों कोई छोटा है, ना कोई यहाँ पे पूर्व कुछ नहीं है, सब बराबर हैं और हम सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। ये कारण होता है। तो दोस्तों जो आप लोग ध्यान रखना, उसके साथ साथ मतदान जागरूकता का काम करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो पड़े, उसके लिए भी यही संभालते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम, मतदाता सूची जो है उसे जो है अपडेट करना, उसके अंदर जो है वो नाम जोड़ना जुड़वाना सब इन्हीं के नेतृत्व में होता है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में
जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जो है वो इनका काम होता है। अब कुछ अन्य काम भी पढ़ लें। अब अगर आप लोगों की कुछ इच्छा हो तो अन्य काम भी पढ़ लें क्या? अन्य काम भी पढ़ें। ये आपके मुख्य, मैंने 6 काम आपको याद करवाए। राजस्व अधिकारी के रूप में उनके काम, दंडाधिकारी के रूप में काम, प्रशासक के रूप में काम, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के रूप में काम, विकास अधिकारी के रूप में काम, निर्वाचन संबंधी काम। आज थोड़ा दिमाग में बैठा, इतना पढ़ने से काम चलता है। हाँ, तब अब बहुत सारे लोग कहते हैं ओ तो यही टॉपिक है, इन तो 5 मिनट में पढ़ लो। 5 मिनट में पढ़ने वाला तो कौन ने? ध्यान देना जरूरी है। और तुम्हारी पॉलिटी अच्छी हो जाए, इसलिए मैं ये टॉपिक बीच में ला रहा हूँ, ताकि तुम लोग इन पे इंटरेस्ट से पढ़ सको। जब आदमी विधानसभा तक पढ़ लेता है, वो फिर अपने आप को अहम ब्रह्मास्म में उसको लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे को ही सब कुछ आता है, फिर वो भागता भागता और टॉपिक को जो है बिना मतलब हाँ खराब कर जाता है। तो समझ में आ रहा है? अब दोस्तों एक और अन्य काम है। वो क्या काम है दोस्तों? आप लोग देखेंगे कि ये जिला बैंकर समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। जिला बैंकर समन्वय समिति की भी अध्यक्ष होते हैं। जिला बैंकर समन्वय समिति के भी दोस्तों जो है वो अध्यक्ष होते हैं, समिति के अध्यक्ष होते हैं। कहाँ सर? ये तो जो है वो याद रह जाएगा। एक काम उनका क्या है? जिला बैंकर समन्वय समिति, सारे बैंकों में कोऑर्डिनेशन के लिए जो समिति होती है उसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? यही होते हैं। जिला बैंकर समन्वय समिति के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? यही होते हैं। जिला बैंकर समिति के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? यही होते हैं। ठीक बात है सर, ये भी समझा दिया। फिर दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ ले कि जिला जनगणना अधिकारी कौन होता है, जिला जनगणना अधिकारी कौन होता है आपके यहाँ? जनगणना काम यही करवाते हैं, तो जिला जनगणना अधिकारी भी यही होते हैं। 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 उसके बाद में पशुगणना का जो काम होता है, तो जिला पशुगणना अधिकारी भी यही होते हैं। जिला पशुगणना अधिकारी भी जो है वो दोस्तों यही होते हैं, इन्हीं के नेतृत्व में की जाती है। और आप नई चीज में जब पढ़ेंगे तो जिला जन आधार अधिकारी भी यही है। जन आधार के एक्ट के अंदर भी जिला जन आधार कार्ड जो है ना, तो जिला जन आधार अधिकारी भी यही है। 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 सर आयोग पढ़ा दो, ये कंप्लीट करने के बाद में आयोग ही चालू करूंगा मैं। हाँ, तो इससे भी दोस्तों जो है और मजा आ जाएगा। तुम्हें प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जिला बैंकर समन्वय समिति के अध्यक्ष भी यही हैं, जनगणना अधिकारी भी यही हैं, पशुगणना अधिकारी भी यही हैं, और नया एक्ट कहता है कि जन आधार अधिकारी भी यही है, भूमि अधिग्रहण अधिकारी भी यही है। वो आप पहले ही पढ़ के आ गए। हाँ, आपदा प्रबंधन समिति के भी अध्यक्ष यही है, याद रह जाएगा। पुलिस वाले आशीष, पुलिस का जो शस्त्रागार है उसकी जांच, एसडीएम के काम पढ़ेंगे तभी थोड़े। तो जितना बड़ा पद, काम भी उतने, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी। उसके बाद में दोस्तों आप जब आगे चलेंगे तो आप लोग देखेंगे जिले में प्रोटोकॉल के कार्य यही संभालते हैं। प्रोटोकॉल जो काम होते हैं, प्रोटोकॉल के काम यही संभालते हैं। प्रोटोकॉल संबंधी कार्य इन्हीं के पास होते हैं। प्रोटोकॉल संबंधी कार्य जो इन्हीं के पास होते हैं। प्रोटोकॉल जानते हो आप? जो संवैधानिक पद का कोई अगर व्यक्ति आए, संवैधानिक पद पर आसीन कोई व्यक्ति अगर आपके जिले में आ रहा है, आसीन व्यक्ति अगर आपके जिले में आ रहे हैं, तो उसकी पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं की है। पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं की है। पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं की है। पूरी, ये काम सबसे खतरनाक है। इनमें इनका बहुत टाइम जाता है। मान लो कि राष्ट्रपति साहब आए तो प्रोटोकॉल इनको ही संभालना है, कि प्रॉपर जिम्मेदारी इन्हीं की होती है प्रोटोकॉल। तो फिर ये एडीएम साहब को भेज देते हैं, एसडीएम साहब को भेज देते हैं, तहसीलदार वहाँ वाले को भेज देते हैं, एसपी साहब, डीएसपी साहब, सीआई, एसआई, पूरा महकमा उनके प्रोटोकॉल में लग जाता है। आपके राज्यपाल आ रहे हैं तो राज्यपाल आ रहे हैं तो भाई, अब जैसे राज्यपाल सालासर आ रहे हैं, राज्यपाल सालासर बालाजी आ रहे हैं। अब सालासर बालाजी तो आते ही रहते हैं भाई साहब, सालासर बालाजी तो आएंगे ही। तो राज्यपाल साहब सालासर बालाजी आ रहे हैं तो हमारे चूरू जिला कलेक्टर साहब हाथों हाथ जो है वो सालासर। प्रोटोकॉल का काम किनका जो है वो दोस्तों, किनका दोस्तों जो है वो याद रख लेना।
ठीक है, तो ये याद रखिए। जैसे खाटू श्याम जी हैं, तो खाटू श्याम जी अगर आ रहे हैं तो फिर कलेक्टर साहब वहां पे। तो दोस्तों जो है वो, अगर आपके संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति, गवर्नर साहब, राष्ट्रपति साहब, केक साहब, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब, अन्य न्यायाधीश साहब, जब भी आपके यहाँ आते हैं तो प्रोटोकॉल के काम टाइम टू टाइम जो है वो आपके कौन संभालते हैं? कलेक्टर साहब संभालते हैं। और कलेक्टर साहब अपना नेतृत्व है, एडीएम साहब को भेज सकते हैं, खुद भी जाते हैं, एडीएम साहब को भी भेज दें, एसडीएम साहब को भेज दें, तो वो अपनी गंभीरता के हिसाब से। ये लो चाय और ठंडी हो गई। चाय और रह गई, बढ़िया अदरक डाल के बनाई हुई थी। अब इतना भारी और इतना अच्छा टॉपिक है कि तुम्हारी चाय रह गई भाई। कोई बात, धोखा तो हो रहा है मेरे को, बाहर नहीं बता सकता मैं कि इतनी मेहनत से बनाई हुई चाय मैंने छोड़ दी। हाँ, गर्म करवाने बाद में कहे कि चाय न गर्म नहीं गर्म होना चाहिए। चाय को नुकसान होगी आज तो याद रख लोगे आप कि जो है वो जिले में प्रोटोकॉल संबंधी कार्य यही संभालते हैं। उसके साथ साथ जिले में भ्रमण करना टाइम टू टाइम, जिले में जाके लोगों की समस्याएं सुनना, सुनवाई करना टाइम टू टाइम, जिले में सरकारी ऑफिसों का निरीक्षण करना टाइम टू टाइम, सरकारी ऑफिसों का निरीक्षण करना, जिले के अंदर दोस्तों जो है वो जागरूकता अभियान चलाना टाइम टू टाइम, ये सब फिर कलेक्टर साहब के काम है। हाँ, ये सब फिर बाद में कलेक्टर साहब के काम है। अब मेरे हिसाब से तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा कलेक्टर साहब के संबंध में। एकदम मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसीलिए कलेक्टर साहब को मिनी गवर्नमेंट कहा जाता है। और कलेक्टर का पद ऐसा पद है कछुए के रूप में, जिस पर पीठ पर पूरी भारत की सरकार चलती है। बहुत ज़्यादा काम है इनके। तो प्रोटोकॉल संबंधी काम, सारे सारे काम जो है वो। हाँ, एक मुझे जो है वो कमेंट में लिख रहे हैं कि सर आपने भी कभी सोचा था क्या कि आप इतने लोगों में पढ़ाओगे? नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था। सच बताऊं तो ये भी अपने आप में एक पुण्य का काम है, पढ़ाना भी। हाँ, तो अब तुम लोगों का ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि राजस्थान पॉलिटी कब तक हो जाएगी। समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन। तुम्हारा ये प्रश्न होना चाहिए कि ये जो वेब सीरीज चालू हुई है राजस्थान पॉलिटी की, इसमें कितने एक दिन मजा आएगा। नहीं अंकित, कोई ब्लॉग व्लॉग नहीं किया, आराम से, टेंशन मत ले, बस कमेंट बिना मतलब के मत किया करो, है ना। तो अब तो तुम्हारा ये इंटरेस्ट होना चाहिए, कल हम पढ़ेंगे एसडीएम के काम, तहसीलदार के काम, पटवारी के काम, एसपी के काम, संभागीय आयुक्त के काम। फिर कल आपका जिला प्रशासन कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को राज्य प्रशासन करवाऊंगा। फिर मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा? राज्य प्रशासन करवाऊंगा। मजा आ रहा है। और दिन में 2 बजे हम आज जो है वो पढ़ेंगे उद्योग का टॉपिक। इसकी पीडीएफ अभी अपलोड करवा दें। पीडीएफ देन फोन पान मत कराया करो, बागन और गणाई काम हुआ है, अपलोड करवा दूंगा मैं। इसकी जो है वो जिला प्रशासन की जो है वो आपकी कंप्लीट पीडीएफ, और कल जो अपन राज्य प्रशासन पढ़ेंगे उसकी भी पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। और टेस्ट देने के लिए कौन कौन था, 2 या 3 बजे जो भी होगा नोटिफिकेशन डाल दूंगा। 2 बजे ही पढ़ेंगे जनरली जहाँ तक हो, फिर शाम को यूट्यूब पे भी तो पढ़ना। अभी इंडियन इको की आज तो क्लास क्या ही लेंगे, कल शाम को ही 8 घंटे क्लास लेते ले लेंगे। अब तो ज़्यादा इंडिया इको बच्चे ही नहीं है सीटी वालों के लिए। हाँ, अभी तो क्या ही लेंगे। हाँ जतिन, ये अच्छी बात बताएं, ये भी काम करता है। देखो, हम इस 1 तारीख तक जो है कंप्लीट हिंदी में कंटेंट हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका जो अंग्रेजी में मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिटी का टेस्ट है ना आपका, राजस्थान पॉलिटी का 22 तारीख। राजस्थान पॉलिटी को 22 तक पूरी कर लेंगे अपन? इच्छा है क्या तुम्हारी? राजस्थान पॉलिटी को 22 तक पूरी कर लेंगे हम? पूरी खींच दें अगर इच्छा है तो। फिर दूसरा टेस्ट भी ऐसे मज़े से दे के आओ।
हाँ, देखो मैं अगर टारगेट ले लेता हूँ तो ख़त्म कर ही देता हूँ। मैं अगर टारगेट ले लेता हूँ तो ख़त्म कर ही देता हूँ। हाँ, और बढ़िया तरीके से लेवल से पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। शाम को आज 8 बजे आर्थिक समीक्षा की क्लास होगी, करंट की नहीं होगी, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो तुम तो। रेडी हो? पक्की बात? चलो तो बढ़िया, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। अब हम लोग जो है राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की जो है वो शक्ति जो है वो दोस्तों जो है मंत्री परिषद के अनुसार ही जो है वो करते हैं। धरने प्रदर्शन पर कंट्रोल कलेक्टर साहब ही जो है वो रखते हैं। तैयारी नहीं है तो भी टेस्ट देना है, टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट के बाद शाम को कल हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। सबके कंटेंट में कमेंट मैंने ले लिए हैं, फिर भी मेरे को रह जाए तो बताओ। आज संदीप सर की थोड़ी आपकी क्लास ऑफ होगी, वो घर गए मैं। कंडीशन है कि जो है वो गवर्नर, नए गवर्नर आने तक पद छोड़ नहीं सकते, लेकिन अगला फिर जाए ही तो फिर बाद में जो है वो उसको को जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगला करना चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है प्रतिदिन के वेतन पे, अगला जाना चाहे तो फिर कार्यवाहक आएंगे। ठीक है, सुबह एक क्लास 6 बजे से कर देना ना, 6 बजे से कोई क्लास नहीं होगी। कानून व्यवस्था वार्षिक क्राइम रिपोर्ट बता दिया ना। कल इसके ऊपर एसपी साहब की बात करेंगे तो और बात कर लेंगे। रिवीजन का आरएस वालों के लिए लास्ट 2 महीने में होगा, अपने अनुसार आप रिवीजन करते रहे, हम लास्ट 2 महीने में करवाएंगे। टेस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन का वहीं जाके करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। हम मिलते हैं। ऑफलाइन टेस्ट का रजिस्ट्रेशन अभी एक प्रॉपर मैसेज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। क्वालिटी बहुत बड़ी पर ऐसे याद नहीं हुई जैसे आप पढ़ा रहे हो। थैंक यू, जाओ अगली क्लास में जाओ।